अस्सलामुअलैकुम। एक नया हफ्ता, एक नया दिन, खूबसूरत दिन, कीजिए आगाज मुस्कुराहट के साथ। मैं हूं आपके साथ मोहम्मद शोएब और मैं हूं किरण आफ्ताब। पूरा हफ्ता है जनाब आपसे मिलने के लिए, आपको खबरें देने के लिए और दीगर मौज़ूआत आपके सामने रखने के लिए। लेकिन हम जरा जल्दी से, क्योंकि पहला हफ्ता है और इसमें सभी को जल्दी होती है, तो मुझे भी जल्दी है। यानी मुस्कुराने के लिए आप मुश्किल की बात लगता है करने वाली है। जी मैं मुश्किल की बात कर रही हूँ, अपनी नहीं, आपकी नहीं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मुश्किल। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए बड़ी मुश्किल हो सकती है। अब सवाल यह है कि क्या जियाले इकट्ठा होंगे, क्या फिर से पकड़ धकड़ होने जा रही है, क्या फिर से मौजूदा हुकूमत को कई सवालों के जवाब देने होंगे। मैं ये पूछ इसलिए रही हूँ क्योंकि जाली बैंक अकाउंट्स केस में वजीर आला सिंध मुराद अली शाह को 26 मार्च को पेश होना था। इसके बजाय वो आज नैब ओल्ड हेडक्वार्टर्स इस्लामाबाद में पेश होंगे। लेकिन इसके अलावा जाली बैंक अकाउंट्स केस में आसिफ अली जरदारी के खिलाफ नैब का रेफरेंस भी तैयार है, जो एहतसाब अदालत में दायर किया जाएगा। तो ये तो आज होगा, इस पर बात हम करेंगे, लेकिन जो हो गया उसकी बात भी करेंगे। जी, जो हो गया उसकी बात करेंगे। भाई किसी को अवार्ड मिले, तमगा इम्तियाज मिले और वो खातून हो, मेरे लिए तो कम से कम इससे बढ़कर और कुछ हो नहीं सकता। ख़वातीन को इनाम दिया गया, उनकी खिदमात को सराहा गया। जिन ख़वातीन का जिक्र हम कर रहे हैं उनमें तो महविश हयात भी शामिल है। मैं उनका तारुफ आपको बता देती हूँ। ये तारुफ मैंने नहीं लिखा, ये तारुफ उनको अवार्ड देने से पहले सुनाया गया, बताया गया, कहा गया मारूफ अदाकारा, मॉडल और गुलकारा हैं ये, जो पाकिस्तानी फिल्मों और ड्रामों में सबसे ज्यादा काम करने वाली अदाकारा है। मैं फिर आपको बता दूं कि पाकिस्तानी फिल्मों और ड्रामों में सबसे ज्यादा काम करने वाली अदाकारा है ये। आपकी पहली फिल्म पंजाब नहीं जाऊंगी ने 52 करोड़ से ज्यादा का बिजनेस किया था, कई इलाकाई और बैनुल अक़वामी अवार्ड्स हासिल किए थे। तो मेरा सवाल बस इतना सा है, सादा सा है कि आपने अवार्ड दिया है तो आप तारुफ को भी बेहतर तौर पर लिख देते और बता देते। सबसे ज्यादा फिल्मों और ड्रामों में काम करने वाली अदाकारा, जरा चेक कर लीजिए, ऐसा नहीं है। और अगर आपने इन बेसिस के ऊपर अवार्ड दिया है तो फिर आपने अवार्ड ही दिया है ना। मेरा सवाल बस इतना है। आपका सवाल इतना है कि कुछ अच्छा लिख लेते, कुछ अच्छा कह देते। वैसे महविश जो बात थी वो कर देते ना। एग्जैक्टली वो कर देते। वैसे महविश हयात ने खुद अच्छा लिखा और खुद अच्छा कहा, यानी उन्होंने ट्वीट भी किया और उन्होंने इस मौके पर गुफ्तगू भी की। उन्होंने कहा कि दुनिया में दो बड़ी ताकतें हैं, एक सॉर्ड यानी तलवार और एक कलम। लेकिन जिस तरह उन्होंने कहा कि कायद ने ये कहा था, लेकिन उन्होंने ऐड किया कि इनसे भी बड़ी ताकत है वेमेन, और वो कहते हैं कि पाकिस्तान है तो हमें। तो खूबसूरत बात उन्होंने की। और सिर्फ महविश हयात का हम जिक्र नहीं करते, पाकिस्तान में ऐसी बहुत सी खवातीन हैं जिन्होंने ऐसा काम किया कि उन्हें अवार्ड्स मिले हैं और अवार्ड्स मिल रहे हैं। तमगा हुस्न कारकर्दगी हासिल करने वाली सूफिया हमारी मेहमान होंगी आज नया दिन में। ये अवार्ड हमें रखा हुआ भी है, तो सूफिया यज़दानी हमें ज्वाइन करेंगी आज। मैं एक जुमला ना फिर इसी बारे में कहना चाहती हूँ। अगर ये तारुफ किसी खातून से लिखवा लिया जाता महविश हयात का, तो मेरे ख्याल से कुछ बेहतर हो जाता। और अगर ये नहीं कर रहे थे तो उमर अलवी से लिखवा लेते, वो बहुत अच्छा लिख देते, वो कन्विंस कर लेते कि हाँ भाई ये काम बिल्कुल ठीक हो रहा है। वो आए थे हमारे पास, उन्होंने कन्विंस किया था कि अवार्ड क्यों मिल रहा है, किस तरह से उन्होंने इससे ज्यादा बेहतर लेटर उन्होंने दे दिया था। एग्जैक्टली, क्योंकि उससे पहले हम भी थोड़ा सा ना सोच रहे थे कि अगर सोशल मीडिया पे इतना बैश किया जा रहा है और अगर इतनी बात हो रही है तो चलिए इस पर डिस्कशन कर लेते हैं। लेकिन आज क्योंकि हम खवातीन की बात सबसे पहले कर रहे हैं, तो आज हालांकि हफ्ते का पहला दिन है, लेकिन मैं काम चोरी करने वाला हूँ। आज टॉप स्टोरीज आपको देंगी किरण। ओके। लियारी की खवातीन को ट्रांसपोर्ट के मसाइल हल होने का इंतजार नहीं। खवातीन ने खुद ही साइकिल सीखी और चलाना शुरू कर दी, लेकिन धमकियों के इंकशाफ ने लड़कियों की खुद एतमादी की राह में रुकावट खड़ी कर दी। महंगाई कम होगी या बिजली की लोड शेडिंग खत्म होगी, वजीर आजम इमरान खान की ऐलान करदा अच्छी खबर क्या होगी, ये तो 3 हफ्ते बाद मालूम होगा। अवाम को इमरान खान के ऐलान का शिद्दत से इंतजार। जरा नम हो तो ये मट्टी बड़ी जरखेज है साकी। इकबाल के शेर की अमली तस्वीर। फैसलाबाद की 18 मेडल्स हासिल करने वाली तालिबा डॉक्टर राना असलम से जानेंगे उनकी कामयाबी का राज। और स्टैंड अप कॉमेडी है जहां, लॉल वाले हैं वहां। ना कोई स्क्रिप्ट, ना कोई रिहर्सल, लेकिन जुमले ऐसे जो कहकहों का सैलाब ले आए। वजस्ता कॉमेडी के एक्सपर्ट लॉल वाले बनेंगे आज नया दिन के मेहमान। और इन टॉप स्टोरीज में किरण, जो आपने जिक्र किया, जो शेर पढ़ा नहीं है ना उम्मीद इकबाल अपने किश्ते वीरां से, जरा नम हो तो ये मिट्टी बड़ी जरखेज है साकी। इकबाल का ये शेर, इसको सच कर दिखाया
फैसलाबाद की होनहार तालिबा डॉक्टर राना असलम, जिन्होंने 1 2 3 4 5 6 नहीं 18 मेडल्स हासिल किए, वालिदैन का नाम रोशन किया। और मैं तो ये सोच रहा था किरण, जिस तरह मेडल्स पहनाने वाला थक रहा था यानी गवर्नर पंजाब, कहीं वो खुद तो नहीं थक रही थी। हाँ, ये पूछ ले उनसे क्या। ये उनसे पूछना पड़ेगा। हमें ज्वाइन कर चुके हैं फैसलाबाद से मेडिकल की होनहार तालिबा, लेकिन इससे भी पहले जिस तरह मंजर की आप बात कर रहे थे, मंजर की बात करें, वो मेडल्स बार बार पहनाए और जैसे जैसे वो बताया जा रहा था ना कि ये मेडल इसलिए और ये मेडल इसलिए, यूं ही तालियों की गूंज में इजाफा होता जा रहा था। तो आपको भी दिखाते हैं। She will receive Preston Gold Medal for being the best graduate for the session 2012-13 of the BDS course. A medal for second position in first professional exam. Gold medal for first position in second professional exam. Gold medal for first position in third professional exam. Gold medal for first position in fourth professional exam. Along with that, she will receive gold medal for highest marks in physiology, gold medal for highest marks in general pathology, gold medal for pharmacology, gold medal for dental materials, gold medal for community dentistry, gold medal for general medicine, gold medal for general surgery, gold medal for oral pathology, gold medal for periodontology, gold medal for oral medicine, gold medal for operative dentistry, gold medal for oral and maxillofacial surgery. She is the maximum medal awardee. क्लैपिंग बनती है भाई, जबरदस्त। तो ये 18 मेडल्स हासिल किए हैं डॉक्टर राना असलम, हमें ज्वाइन भी कर चुकी हैं। वेलकम टू नया दिन। एक नहीं, दो नहीं, बहुत से अवार्ड्स आपको मिले। मैं चाहूंगा उस वक्त फीलिंग्स क्या थी जब अवार्ड्स मिलते जा रहे थे और तालियों की गूंज में इजाफा होता जा रहा था? राना, आपको आवाज आ रही है हमारी? जी जी बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, हमने कुछ मनाजिर में देखा कि आपकी आंखों में आंसू भी थे। बिलाशुबा खुशी के आंसू होते हैं ये जब इतने अवार्ड्स मिलते हैं। बहुत ज़बरदस्त आपने काम किया, हालांकि बहुत टफ ये स्टडी होती है मेडिकल की स्टडी। तो मैं जानना चाह रहा हूँ उस वक्त फीलिंग्स क्या थी जब अवार्ड पर अवार्ड मिल रहा था? जी मैं बहुत खुश थी और कुछ 2-3 हफ्ते पहले मेरी तबीयत काफ़ी ख़राब थी, जिसकी वजह से मुझे वीकनेस बहुत थी। तो जब मैं स्टेज पे चढ़ रही थी तो उस वक्त मुझे लग रहा था कि बहुत ज़्यादा नकाहत की वजह से कि शायद ही मैं रिसीव कर पाऊँ। लेकिन जब इतने ज़्यादा मेडल्स मेरे गले में डलते गए तो ऑब्वियसली मेरे ख्याल में कोई भी इंसान मेरी जगह होता तो इतने खुशी के लम्हात में तो उसकी तबीयत बहुत ठीक ही होती होगी। और मेरे लिए सबसे ज़्यादा काबिल फ़ख्र बात यह है कि मेरी इस मेहनत की वजह से मेरे मुल्क का नाम रोशन हुआ है। तो मैं ये बयान नहीं कर सकती कि कितनी खुशी थी उस वक्त मुझे। और जिनको मेडल नहीं मिला, जिनको अवार्ड नहीं मिला, इनाम नहीं मिला, ऐसे उन्होंने आपसे पूछा नहीं आके कि 18 के 18 तुम ले गई भाई, हमारे लिए तो कुछ छोड़ा ही नहीं? हाँ जी, हाँ जी बिल्कुल। मुझे काफ़ी लोगों के पेरेंट्स उस टाइम पे मिले और तमाम स्टूडेंट्स और जूनियर्स मुझसे, तो मेरे लिए ये भी काबिल फ़ख्र बात थी। और सब मुझे बहुत अप्रिशिएट कर रहे थे और दुआएं दे रहे थे। वाह। और आपको पता है दुआओं का ये सिलसिला सोशल मीडिया तक भी पहुंचा। बहुत पसीराई आपको वहां पर मिली। तो जानना चाहेंगे आपसे दो चीजें, एक तो फ्यूचर से मुताल्लिक भी कुछ बताएं, क्या प्लानिंग्स हैं आपकी, और दूसरा जिस मंजिल पे आप भी पहुंच चुके हैं, इतने मेडल्स आपने हासिल कर लिए हैं, यहाँ पहुंचना कितना मुश्किल था, ये सफर कैसा था? और सोशल मीडिया का इस्तेमाल आप कितना करती हैं? मैं सोशल मीडिया बहुत कम यूज़ करती हूँ सिवाय व्हाट्सएप के। एक मेडल और बनता है। और बाकी मुझे इस चीज़ का इल्म ज़रूर हुआ अपने कॉलीग्स के थ्रू के सोशल मीडिया पे ये वीडियो बहुत वायरल हुई है। तो मैं यही कहूँगी कि मुझे इसी बात का फ़ख्र आया इस बात पे भी कि सोशल मीडिया पे ये वीडियो वायरल होने से मेरे मुल्क का नाम रोशन हुआ, जो कि मेरे लिए बहुत ज़्यादा एजाज़ की बात है। बेशक। और कितना सफ़र मुश्किल था? मैं जानना चाहूँगा रूटीन क्या होती थी आपकी पढ़ाई की, क्योंकि आप अगर सोशल मीडिया भी इस्तेमाल नहीं कर रही तो विच इज़ वेरी गुड, तो और टाइम मिल जाता है आपको पढ़ाई के लिए, ज़ाया नहीं होता। हाँ जी, मेरी रूटीन यही होती थी कि मैक्सिमम आवर्स मैं अपनी स्टडी को ही देती थी और मैंने हर सब्जेक्ट को इसी तरह पढ़ा जैसे कि यही सब्जेक्ट जो है वो मेरे लिए फुल एंड फाइनल है। एक चीज़ मैंने किसी भी सब्जेक्ट को, मतलब बहुत से स्टूडेंट्स ये बात कहते हैं कि हमें इस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट नहीं है या मुझे ये अच्छा नहीं लगता, या ये सब्जेक्ट अगर आपको जनरल लफ्ज़ों में कहूँ जी खुश्क सब्जेक्ट है,
लेकिन मैंने जो सब्जेक्ट मुझे टफ़ लगा मैंने उसको ज़्यादा टाइम दिया। मैंने कहा मेरे लिए ये सब्जेक्ट भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना कि एक सब्जेक्ट जो मैं ज़्यादा लाइक करती हूँ। तो मैंने हर सब्जेक्ट को उसी तरह पढ़ा जिस तरह मैं बाकी तमाम अपनी लाइकिंग वाले सब्जेक्ट्स को पढ़ती थी। तो उस अल्हम्दुलिल्लाह उसका नतीजा फिर आपके सामने है। आपको पता है बहुत सारे स्टूडेंट्स अभी भी ना उनकी अम्मियाँ और वो बच्चे ना इन बातों में बड़ा ध्यान देते हैं। अगर मैं दही खा के जाऊंगी या जाऊंगा नंबर अच्छे आएंगे, पराठा खा के जाऊंगा नंबर अच्छे आएंगे, चीनी खा के निकलना है पेपर आसान आएगा। आप बताएंगे दही चीनी पराठा क्या नाश्ता करती है, क्या खा के जाती है? नहीं, मैं वैसे स्टूडेंट लाइफ में नाश्ते के मामले में बहुत ही बुरी बच्ची रही हूँ और मैं मैक्सिमम तो मैं नाश्ता करके जाती ही नहीं थी। और अल्लाह की करम नवाजी मुझ पर ऐसी थी कि मैं कभी गिरी भी नहीं, कभी बेहोश भी नहीं हुई, और ना ही मैंने कोई बादाम वगैरह खाए, ना ही मैं आपको कहूँगी कि मैंने दही खाई, ऐसा कुछ भी मैंने नहीं किया। तो डॉक्टर बनने के बाद जब मरीज आपके पास आएगा कि मैंने नाश्ता नहीं किया, तो फिर आप उन्हें क्या कहेंगे? आपने तो खुद नाश्ते नहीं किए हुए। हाँ जी, मेरी अम्मी से मुझे इस मामले में बड़ी डांट पड़ती थी, तो अब मैं अपने पेशेंट्स को डांटती हूँ क्योंकि मैं वो स्टेज देख कर आई हूँ इसलिए। सही। आप तो हमारे साथ मौजूद है, जिस तरह आप एक एग्जाम्पल आपने सेट किया है, तो इस पर हम बात भी आपसे, लेकिन एक और खातून हमें ज्वाइन कर चुकी हैं, सूफिया यज़दानी। आपको तमग़े हुस्न कारकर्दगी मिला है यौम पाकिस्तान पर, जहाँ पर कई सियासी, समाजी और फ़नून लतीफ़ा से ताल्लुक़ रखने वाली शख्सियात को एज़ाज़ात से नवाजा गया। तो वहीं हमारा ये शोबा यानी सहाफ़त का शोबा, इसका भी एक दरख्शा सितारा सूफिया यज़दानी हमें ज्वाइन कर चुकी हैं। तो उन्हीं से मज़ीद बात करते हैं। एक तो ये कि आप मुझे पहले से ही अपनी सी लगी, शोबा हमारा एक सा है। दूसरे ये कि आपको पता है ये इसके ऊपर भी डिस्कशन किया जा रहा है कि एक तो आप 25 सालों से फील्ड में हैं, दूसरे ये कि आपने किसी मार्च वार्च में हिस्सा नहीं लिया कि मैंने नकाब लगाया और मैं काम कर रही हूँ तो मैं बड़ी परेशानी में हूँ, ऐसा भी लोग कह रहे हैं। तो बहुत सारी बातें तो आपसे बाद में करेंगे, पहले ज़रा मुझे इस बारे में बता दें आप। पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे ये बुलाया, थैंक यू वेरी मच, इनकरेज करने के लिए, हाईलाइट करने के लिए। एक्चुअली मार्च के हवाले से अगर आप बात कर रही है ना, तो 8 मार्च की मेरा ख्याल है वुमेन डे के हवाले से कुछ मार्चेज हुए, उसके रेफरेंस में आप बात करना चाह रही है। तो हमारा अपना काम जो है ना, हमारा मार्च है। बिल्कुल। एक मुख्तसर सी आपको बात बताती हूँ, हम अपने काम से शो कर रहे हैं कि हम बहुत कॉन्फिडेंस से इस फील्ड में काम कर रहे हैं। वी आर फेसिंग नो प्रॉब्लम, सम प्रॉब्लम्स हैं आपके पास, सही, लेकिन इट डजंट मीन कि आप उसको एक मार्च की सूरत में सामने लेकर आए। हम बहुत रिस्पेक्टेड माहौल में और एक बहुत पुरसुकून माहौल में और एक बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं और सारे राइट्स के साथ काम कर रहे हैं हम अपने। आपके लिए ये कहा जाता है कि आप अपने उसूलों पर समझौता नहीं करती, जो बात जैसे है वैसे करती हैं, अपनी पेशा वराना जिम्मेदारियों के आगे आप कुछ आने नहीं देती, हर मुश्किल से लड़ जाती हैं। तो ये बताइएगा ज़रा, आसान तो नहीं रहे होंगे मामलात कभी? एक्चुअली मुझे देखते हुए बात कर सकती हैं आप, कोई बात नहीं। मामलात आसान नहीं भी होते और होते भी हैं। मुश्किलात तो हर फील्ड में पेश आती हैं, ख़ासकर ख़वातीन को, क्योंकि उनको डबल जिम्मेदारियाँ अदा करनी है, घर को भी देखना है, आपको ऑफिस को भी देखना है और आपने हार्ड वर्क भी करना है। और जिस फील्ड में आप आए हैं, आपने ये सोचा कि उस फील्ड के आपने सारे हक़ अदा करने हैं और उस फील्ड में आपने कमांड हासिल करनी है, आपने अच्छे से अच्छा और नए आइडियाज़ सामने लेकर आने हैं, पुरानों को लेकर नहीं चलना है, नई चीज़ों को आपने हाईलाइट करना है नए तरीक़ों से। तो इस लिहाज से मुझे कुछ मुश्किलात बेशक शुरू में पेश आई। मैं थ्योरी पढ़ के आई थी यूनिवर्सिटी से और थ्योरी में मैंने मास्टर्स में MA फर्स्ट क्लास फर्स्ट पोजीशन ली थी और BA ऑनर्स में भी एंटायर फैकल्टी में भी टॉप किया था और फर्स्ट क्लास फर्स्ट पोजीशन अपने डिपार्टमेंट में ली थी। वो थ्योरी थी, थोड़ा सा प्रैक्टिकल था। न्यूज़पेपर में जब आए, मैंने नुआई वक्त ज्वाइन किया, फर्स्ट मेरी ज्वाइनिंग नुआई वक्त में ही थी। यहाँ पर आकर प्रैक्टिकल और थ्योरी में कुछ डिफरेंस लगा कुछ थोड़ा सा कुछ शुरू में जी शुरू में ना डिफरेंस लगा थोड़ा सा। जो हम स्टैंडर्ड की चीज़ पढ़ के आए थे वो एज इट इज़ वो नहीं थी तो वही चीज़ है, थ्योरी और प्रैक्टिकल डिफरेंट नहीं है सहाफ़त में, लेकिन वो फिर हम यूज़ टू होते गए, आस्ते आस्ते वो चीज़ें समझ आती गई, समझते गए। लोग ये कहते हैं कि ये जो डिफरेंस है थ्योरी का और प्रैक्टिकल का और जिन चैलेंजेस से आपको गुजरना पड़ रहा होता है और जो अवहाम है आप उसके यूज़ टू होते जाते हैं, फिर फाइट करना मुश्किल हो जाता है। आपको जो सिस्टम मिला है आप उसके यूज़ टू हो जाते हैं। कभी आपने सोचा या आपने कभी ऐसा किया कि सिस्टम तो ये है, लिखना तो मुझे ये बताया गया है, लेकिन ये मामला मैं ऐसे उठाऊंगी नहीं?
ऐसा भी किया, ऐसे फैसले भी किए कभी? जी ये फैसले बहुत हुए हमारी, जो एक्चुअली मुझे कुछ मेरी गुड लक थी कि शुरू में मुझे बहुत सीनियर्स लोग मिले नवाए वक्त में, और मैगजीन सेक्शन स्पेशली न्यूज़ सेक्शन में, उन्होंने मुझे बहुत अच्छा गाइड किया। और अदरवाइज़ मैं सब समझी थी मैं बहुत छोटी सी बच्ची हूँ जो इस नवाए वक्त में आई हूँ और अब मुझे यहाँ आके सीखना है सब कुछ। उन्होंने मुझे बहुत अच्छा गाइड किया, ये मेरी गुड लक भी थी। फिर मेरे अंदर भी आगे बढ़ने का बहुत जज्बा था कि मैं बढ़ूँ, मुझे नए नए काम करने, जैसे मैंने आपको अभी बताया कि पुराने कामों को लेकर नहीं चलना, नया करना है। प्रॉब्लम्स और चीज़ें हमारे पास एज इट इज़ वही हैं, उसके अंदर आपने नए आइडियाज़ तलाश करने होते हैं, उनको नई एक एंगल के साथ पेश करना होता है, खूबसूरत और आपको एक एट्रैक्टिव बनाकर उस चीज़ को आप उसको एक्सक्लूसिव बनाते हैं। आपको पता है जर्नलिज्म का मेन काम है कि आप एक्सक्लूसिव चीज़ें पब्लिक के सामने पेश करें, उसमें आपकी अपनी कितनी एफर्ट है, आप किस तरह से उसको कर सकते हैं। चैलेंजेस की जहाँ तक बात है ना, चैलेंजेस बहुत होते हैं, हर तरह से होते हैं। आप तो खुद भी खातून हैं, आपको पता ही थी फील्ड में, लेकिन उसमें होता ये है कि आपकी अगर अपनी डेडिकेशन है ना और आपने सोचा कि आपने ये काम करना है तो आप उसको कर लेते हैं, आप खुद रास्ते तलाश करते हैं उसमें। फिर आप ये नहीं देखते कि आपके लिए क्या प्रॉब्लम हो रही है, कौन क्रिएट कर रहा है प्रॉब्लम, क्यों कर रहे हैं, बस आप अपने रास्ते पे चलें तो और मुश्किलें खुद ही आपके रास्ते में इतना बड़ा एजाज़ भी आ गया, ये भी खुशी की बात है। आने वाले चैलेंजेस से निपटने के लिए क्या करने जा रही हैं आप, आगे क्या किस तरह से काम करने जा रही हैं? मैं जिस तरह से काम कर रही हूँ इंशाल्लाह मैं वैसे ही करूँगी। ज़बरदस्त। इससे पहले मुझे एक फैमिली मैगजीन है हमारा नवाए वक्त का, उसमें मेरा कारोकारी पे बेस्ट आर्टिकल ऑफ द ईयर 2 था, AP न्यूज़ जर्नलिस्ट अवार्ड उसको मिला था। माशाल्लाह। तो मैंने एक्चुअली वो मेरे लिए एक बड़ा ब्लेसिंग था, खुशी की बात थी कि मेरा आर्टिकल पूरे पाकिस्तान से सिलेक्ट हुआ है। लेकिन एक्चुअली अवार्ड्स लेना जो है ना वो आपका मकसद नहीं होता, आपका मकसद ये होता है कि आप नए नए काम उसमें करते जाएं। जैसे मैंने सोचा था कि मैंने सिर्फ न्यूज़ का काम नहीं करना या मैगज़ीन का रिटर्न वर्क नहीं करना, खाली ना डेस्क वर्क जो होता है। आजकल तो नेट पे सब चीज़ें, बहुत से लोग इस पर यानी कि नेट से आपको बहुत सी आइडियाज़ और चीज़ें मिल जाते हैं। मैंने जैसे मुश्तपूरी टॉप है, ये नथिया गली से आगे है, एक ऑर्गेनाइजेशन का अपना प्रोग्राम था, वहाँ पर यूथ को लेकर गए थे। वो 9002 फीट है हाइट है उसकी, तो उस पर ट्रैकिंग करके जाना था। तो वो मैं एक जर्नलिस्ट, वो भी आपने किया, आप कोस्ट गार्ड भी गई, आप पहली फीमेल जर्नलिस्ट जो आप वहाँ गई। एक लास्टली मुझे ये बता दें कि क्योंकि आपने बहुत ज़्यादा आप घूमी फिरी भी हैं, आपने जगह भी देखी हैं, आपने इश्यूज़ भी कवर किए हैं, अभी करंटली सबसे बड़ा सोशल इशू क्या है जो एड्रेस होना चाहिए फौरी तौर पर? सोशल इश्यूज डिफरेंट है, लेडीज़ के डिफरेंट है, फैमिली के डिफरेंट है सोशल इश्यूज, और सहाफ़ियों के जो इश्यूज हैं वो डिफरेंट है। तो अगर सहाफ़ियों के इशू पर कौन आवाज़ उठाएगा, ये भी एक अलग टॉपिक है। खैर सूफिया साथ आप मौजूद थी, और सॉरी आप कुछ कहना चाह रही हैं? मैं राना से ना एक कमेंट लेना चाह रही हूँ। राना बिल्कुल क्विकली बताइएगा, अभी सोफिया ने बड़ा प्यारा जुमला अदा कर दिया, इन्होंने कहा अवार्ड्स बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करते, मेडल्स बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करते। आपके लिए मैटर करते हैं? आगे 18, 19, 20 तक जाएगा मामला, या कारकर्दगी सुपर डुपर होगी? नहीं, बिल्कुल भी वो ठीक कह रही हैं कि अवार्ड्स मैटर नहीं करते। मेरे लिए तो अब ये कोशिश होगी मेरी कि मैं अपने कंट्री को और अच्छी आउटपुट दे सकूं, तो अवार्ड्स वाकई मैटर नहीं करते। आपकी और सोफिया की मौजूदगी में वाकई इस बात का यकीन हो चला है 100% पोटेंशियल होगा और तरक्की भी 100% होगी अपनी। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर राना असलम आप साथ मौजूद थी और सूफिया यज़दानी आप साथ मौजूद थी। विश यू ऑल द बेस्ट, आगे के लिए काम करना चाहते हैं, लेकिन अभी जरा हमने क्विकली बढ़ना है आगे। क्या आगे की ही तो बात है, आगे की बात ये है किरण, क्या कुछ अच्छा होगा? इतना कुछ अच्छा तो हो रहा है, ख्वातीन इतना अच्छा काम कर रही हैं, लेकिन क्या महंगाई कम होगी, क्या बिजली के बिल कम आएंगे? ये बताएं ना मुझे आप। और एक सवाल ये भी है कि क्या पेट्रोल सस्ता होगा? क्या रमजान अल मुबारक में अशिया खुरनोश इनके निर्ख इंतहाई कम हो जाएंगे, सब कुछ सस्ता हो जाएगा? आखिर अवाम के लिए वो अच्छी खबर क्या है जिसका वजीर आजम इमरान खान ने ऐलान किया था? 3 हफ्ते बाद पता चल सकेगा इस बारे में। वजीर आजम इमरान खान ने नवीद सुनाई है कि आइंदा 3 हफ्तों में, वैसे अब 4-5 दिन गुजर चुके हैं तो हम 2.5 हफ्ते कर लेते हैं, एक अच्छी खबर आएगी। अब ये अच्छी खबर की बुनियाद पर मुल्की मसाइल हल होंगे, क्या होगा, बहुत सी एंटिसिपेशन की जा रही है, इस पर हम बात भी करते हैं। सीनियर तज्ज़ियाकार अदनान आदिल हमें ज्वाइन कर रहे हैं। अदनान साहब गुड मॉर्निंग। आज पहला सवाल मैं कर रहा हूँ, वरना किरण ही आपसे पूछती हैं। मुझे मैं खैरियत पूछ लेती हूँ, कैसे आप? पहला सवाल हो गया। ये मुस्कुराहट से जवाब आ गया, आप बहुत अच्छे हैं। नहीं कर सकते। नो वन कैन बीट किरण, आई एग्री। लेकिन ये बताएं कि जो खान साहब ने कहा खुशखबरी मिलेगी, ये कौन सी खुशखबरी है, आप कुछ बता पाएंगे? देखिए, जो बातें गर्दिश में हैं वो ये हैं कि जो कराची से 250 किलोमीटर दूर जो ऑफशोर ड्रिलिंग हो रही है, जी। जो 5000 फुट नीचे तक 4 कंपनियां मिलकर कर रही हैं, कि गैस के रिजर्व्स का उम्मीद है कि मिल जाएं,
और अगर वो रिज़र्व्स इतने हुए कि उनको निकालना जो है वो माशी तौर पर सूदमंद हुआ, तो पाकिस्तान को सुई से बड़ा गैस का ज़ख़ीरा मिल सकता है। इसकी बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। मेरा ख़्याल है कुछ वहाँ से अच्छी खबर आई है जो अभी उसको कंफर्म नहीं कर रहे हैं, लेकिन मेरा ख़्याल है कि अगर बहुत ये काम हो गया तो पाकिस्तान के लिए तो बहुत ही बड़ी बात होगी, क्योंकि हम बहुत 18 अरब डॉलर जो हैं हर साल खर्च करते हैं बाहर से गैस और तेल मंगाने के लिए, और हमारी ज़रूरत बढ़ती जा रही है। तो अगर ये ज़ख़ीरा मिल गया और वो फीज़ेबल भी हुआ तो फिर अगले 2-3 साल में वो गैस हमारे सिस्टम में आ सकती है। तो आदिल साहब, मैं तो है कि एक बड़ी अच्छी खबर तो ये हो सकती है। मैं सोच रही थी कि रोज़ों से पहले महंगाई कम हो जाएगी, और ये मुझसे कह रहे थे पेट्रोल सस्ता हो जाएगा, फौरी हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं हो रहा, और इंतजार करें, क्या पता कहते तेल गैस के ज़खायर मिल जाए, सस्ता हो जाए आगे चलकर, सस्ता होगा। हाँ, गैस के ज़खायर अगर मिल गए तो 2-3 साल में वो सिस्टम में आएंगे, लेकिन अगर वो मिल भी गए तो पाकिस्तान के लिए तो बहुत बड़ी खबर होगी, क्योंकि हमारे जो मौजूदा ज़खायर हैं वो 10-12 सालों में ख़त्म हो जाएंगे। हमारे पास कोई गैस और तेल नहीं है ऐसा सही, 10-12 साल के बाद अपना हम इस्तेमाल कर सकें। सब कुछ बाहर से मंगाना पड़ेगा। सही, ये एक अच्छी खबर हो सकती है अगर मिल गए तो मौजा। लेकिन एक और भी खबर ज़ेर बहस रही कि आफिया सिद्दीकी शायद वापस आ रही हैं, इससे मुताल्लिक कोई ऐलान हो सकता है, इससे मुताल्लिक कोई बात हो सकती है? जी बिल्कुल। आफिया सिद्दीकी आपको पता ही है कि 2010 में उन्हें सज़ा सुनाई गई थी, और वो अमेरिका की जो टेक्सास की एक जेल में हैं, और उनको 86 साल कैद की सज़ा सुनाई गई थी एक अमेरिकी फ़ौजी के ऊपर फायरिंग करने और इक़दाम कत्ल करने के इल्ज़ाम में। तो बहुत कोशिशें सिफारती सतह पे होती रही हैं कि किसी तरह वो मुल्क वापस आ जाएं या कुछ हिस्सा कैद का पाकिस्तान में काट लें। तो इसमें कुछ इतलात हैं, लेकिन वो मुसद्दक़ा नहीं हैं। सही हो सकता है, और बाद लोग समझते हैं कि अगर इसको ज़्यादा डिस्कस किया गया मीडिया में तो शायद वो जो कोशिशें हो रही हैं वो ना उन पे मनफी असर पड़े। तो लेकिन ये कि बहरहाल ऐसी जी तो इसलिए एक मोहतात उसमें यही कहा जा सकता है कि कुछ सिफारती सतह पे पेशरफ्त हो रही है, और उम्मीद है कि वो जो पाकिस्तान की बेटी हैं और न्यूरो साइंटिस्ट हैं और जिनको गजनी से गिरफ़्तार किया गया था अफ़गानिस्तान में, उनका दावा है अमरीकियों का, तो वो उनकी पाकिस्तान वापसी मुमकिन हो सके। देखिए, अमेरिका का जो अदालती निज़ाम है वो ऐसा है कि वो कानून के रास्ते ही से आप उसमें दाखिल हो सकते हैं, या तो वहाँ के सदर जो हैं वो उनकी सज़ा माफ़ कर दें और प्रेसिडेंशियल पार्डन दे दें उनको, और या कोई और ऐसा तरीका जिससे पाकिस्तान और अमेरिका में देखिए ताल्लुकात काफ़ी ख़राब हो गए थे, लेकिन अब बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। अभी सदर ट्रंप ने कहा है कि मैं पाकिस्तानी क़यादत से भी मिलूँगा। तो ये जो बेहतरी आ रही है, कुछ पसे पर्दा सिफारती कोशिशें हो रही हैं, हो सकता है उसका एक अच्छा नतीजा ये भी निकले कि डॉक्टर आफिया सिद्दीकी अपने मुल्क अपने वतन वापस आ जाए। आप अमेरिकन प्रेसिडेंट की बात कर रहे हैं, ट्रंप साहब की बात कर रहे हैं ना। अगर न्यूजीलैंड की वज़ीर आज़म होती ना, तो मैं ये समझती हूँ कि ये मामला फौरी हल हो जाना था। ये सब कुछ होता ही नहीं। अब उनकी एक पॉलिसी है, और वो पॉलिसी छोड़िए, उनका एक तरीका है। वो बात ही वहाँ से शुरू करते हैं जहाँ ख़त्म हो रही होती है, जहाँ झगड़ा फसाद शुरू हो रहा होता है। तो इसीलिए ना लोग इस मामले में बड़े कंफ्यूज हैं कि उम्मीदें बांधें कि नहीं, आस लगाएं कि नहीं। हाँ, सिफारती सतह पे देखिए पसे पर्दा बहुत कुछ होता रहता है, लेकिन उसे आवाम के सामने लाया जाता है कि वो बीच में मामला ख़राब भी हो सकता है बहुत ज़्यादा पब्लिक डिबेट से, क्योंकि अमेरिका की भी एक पब्लिक ओपिनियन है, वहाँ पे भी वेस्टेड इंटरेस्ट ग्रुप्स हैं, पाकिस्तान में भी हैं। तो ऐसा ना हो कि मामला जो है बनने की बजाय बिगड़ जाए। लेकिन ये इतलात ज़रूर हैं कि कुछ कोशिशें हो रही हैं, और वो सूदमंद भी हो सकती हैं, पाकिस्तान को भी कुछ देना पड़े। कुछ लोग समझते हैं कि पाकिस्तान ने जो शकील आफरीदी को पकड़ा हुआ है, और उन्होंने अमेरिका के लिए काम किया था उसामा बिन लादेन को पकड़वाने के लिए, तो हो सकता है कि अमेरिका की ये मुतालबा रहा है कि उन्हें वापस किया जाए। लेकिन ये सब क्या सराइयाँ हैं, कयास सराइयाँ। लगता है सितारों का हाल क्या है, इस पर बात करनी पड़ेगी, क्योंकि कयास सराइयाँ भी हैं, आप तो हमें बता रहे हैं। लेकिन इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं माहिर इल्म नजूम कनान साहब। बहुत शुक्रिया, आप हमारे पास आज मौजूद हैं। आपने भी सुना होगा कि 3 हफ्ते का वक्त दिया खान साहब ने कि खुशखबरी आने वाली है। आपको क्या लगता है कौन सी खुशखबरी है? कंटेनर हो नहीं सकता है ना, पर्सनल लाइफ के इश्यूज जो है ना, वो यूं हो रहा है तो वो हो रहा है, वो सब होने नहीं वाले, ऐसा कुछ है नहीं। तो फिर क्या है, नया क्या है? बहुत शुक्रिया आपके बुलाने का। अच्छा, सबसे पहले तो मैं जिक्र करता चलूँ कि 2019 के आगाज़ में ही मैंने समा पे ही ये प्रेडिक्शन की थी कि मार्च के महीने के बाद जो है वो बेहतरी नज़र आ रही है। तो अभी चूँकि मार्च का एंड चल रहा है, तो ये खुशखबरी को मैं रिलेट करूँगा। मेरा ख्याल है ये मईशत से रिलेटेड है,
या फिर महंगाई से रिलेटेड है, क्योंकि महंगाई कम होती नज़र आ रही थी मुझे मार्च के बाद से, जो कि अभी तक नहीं हुई। तो मुझे लग रहा है कि उससे रिलेटेड कोई चीज़ है। या फिर अगर ना कम, लोगों ने आपको पकड़ लेना कि आपने कहा था कम होगी। नहीं बिल्कुल इंशाल्लाह कम होगी। और सेकेंडली कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में आती हुई नजर आ रही है। तो ये जो कसौटी हम दोनों मिलकर इनके साथ खेल रहे हैं, उसमें पहला क्लू हमारे पास आ चुका है, ये मईशत से मुताल्लिक है। दूसरा हमारे पास ये आ चुका है, कनान साहब ने बताया कि भाई ये कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट हो सकती है। तीसरा चौथा पांचवा जल्दी से बताएं। नहीं, तीसरा चौथा पांचवा थोड़ा सा उसके लिए टाइम होगा। बेसिकली मैंने प्रेडिक्ट ये किया था कि मार्च के बाद से एक तो इकॉनमी में बेहतरी आएगी, महंगाई कम होगी, लेकिन जो स्टेबिलिटी है हमारी इकॉनमी में, जिसे हम कहते हैं कि स्टेबिलिटी के साथ पॉजिटिव वे में आगे बढ़ना इकॉनमी का, वो हमें सितंबर अक्टूबर 2019 के बाद से नज़र आएगा। क्योंकि हमारे जो अभी वज़ीर ख़जाना है पाकिस्तान के, उनका अनलकी टाइम चल रहा है सितंबर तक, तो उसके बाद वो कुछ बेहतर डिलीवर कर पाएंगे। तो उसके बाद से मुझे जो है कंटिन्यूसली हमारी इकॉनमी पॉजिटिव वे में नज़र आ रही है। एक चीज़ का मैं और जिक्र करता चलूँ, मैंने बताया था कि ये साल जो है ऑपोजिशन के लोगों के लिए बहुत ख़तरनाक है, और बिहाइंड द सीन या इन फ्रंट ऑफ पीपल डील्स होंगी, तो वो पैसे भी आने हैं। मैं आपको ये बता दूं, डील होगी सर, पैसे लेके रिलीफ दिया जाएगा कुछ लीडर्स को जिनके ऊपर केसेस हैं, बड़े नाम आप समझ रहे होंगे। तो मैंने नाम भी उस वक्त तो आप वजीर आजम तो वजीर खजाना से तो सीधे ऑपोजिशन के बड़े लोगों पर चले गए, सबकी कुंडलियां पढ़ के रखी नहीं आपने। क्योंकि ये भी हो सकता है कि वहाँ से जो बिहाइंड द सीन पैसे आ रहे हैं वो मईशत की मजबूती का बायस बने या उस वजह से रिलीफ देने में कामयाब हो गवर्नमेंट। तो मैं इसका ये जिक्र इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये मेरी प्रेडिक्शन थी। और ये जो आप बात कर रहे हैं कि डील होगी, ये सितंबर से पहले हो जाएगी? सर ये पहले हो जाएगी, ये मैंने कहा था मार्च से मई के दौरान होगी डील्स जितनी होंगी। ये जितने लोगों पर केसेस बने हुए हैं, या तो जुर्माने की सूरत में पैसे अदा करना पड़ेंगे या बिहाइंड द सीन डील होगी। तो कहीं ना कहीं ये दोनों में से किसी एक तरफ जाए ना। नहीं सर, पैसे आएंगे ना, दोनों में से आएंगे दोनों। सर सियासी मामला है, आप इतना खुल के मत पूछे मुझसे। यानी मार्च, अप्रैल, मई, जी ये 3 महीने पाकिस्तान के आने वाले 3 सालों का फैसला करेंगे, अगर ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा। ये पेशगोई मैंने उस दिन भी दी थी जिस दिन जस्टिस खोसा साहब ने हल्फ लिया था। मैंने ये कहा था कि बाय एंड ऑफ दिस मार्च चीज़ें बहुत सख्ती के साथ जो है पॉजिटिवली आगे बढ़ेंगी, कानून का सख्त रद्द-ए-अमल आपको देखने को मिलेगा। उसमें आपने देखा कि सबसे पहला एक्शन तो जो झूठी गवाही वाले मामलात हैं उनके खिलाफ हुआ, तो अब आपको यहाँ पर भी सख्तियाँ नजर आएंगी। यानी करप्ट लोगों के लिए बेसिकली 2019 मार्च से ऑनवर्ड बहुत ही बुरा साल होने वाला है। अच्छा, अगर हम बुनियादी सहूलतों की और ज़रूरत की बात करें ना, तो मुझे लगता है इंसानों के सितारे गर्दिश में हैं, पानी नहीं है, सूख रहा है, पानी ज़ाया हो रहा है। आपके सितारे इस बारे में कुछ नहीं बता रहे, आपका इल्म इस बारे में कुछ नहीं बता रहा। बिल्कुल, पानी के जो मामलात हैं वो 2023 तक सॉल्व होते हुए नजर आ रहे हैं। और लंबी डेडलाइन दे दी आपने? बहुत लंबी डेट है। देखिए मैं आपको वही बताऊंगा ना जो एनालिसिस मैंने किया है। ये बेसिकली यहाँ समा में ही एक सेगमेंट में प्रेडिक्शन ली गई थी 2018 में कि पानी के मामलात कब हल होंगे। तो मैंने उस वक्त प्रेडिक्ट किया था कि 223 यानी कि 2023 में पाकिस्तान का 2023 का अदद 7 बनता है। पाकिस्तान अपने 77 ईयर कंप्लीट करेगा, 7 जो कि पाकिस्तान का लकी अदद है, क्योंकि अगर हम पाकिस्तान की डेट ऑफ बर्थ को 14 अगस्त 1947 को जमा करते हैं तो टोटल करने से भी अदद 7 आता है। और साथ ही प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान का अदद है जो 25 को इलेक्शन जीत के प्राइम मिनिस्टर बने थे, जिसका अगेन अदद 7 बनता है। आपकी खुशी बता रही है, वोट वहीं दिया था। नहीं, वोट वहीं नहीं दिया था, बिकॉज खुशी इसलिए भी है कि पूरे पाकिस्तान के लोगों ने ये प्रेडिक्ट किया था कि खान साहब जिंदगी में कभी प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकते। आई वॉज द ओनली वन जिसने कहा था कि ये प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान बनेंगे। ओहो, बात पूरी हो गई थी जी, अल्हम्दुलिल्लाह। क्या बात है, बाकी बातें पूरी हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। यानी पानी का मसला भी हल हो जाए, जो सितारे गर्दिश में हैं वो भी कुछ मामला हल हो जाए। तो मैंने भी कहा था, अदनान साहब ने कह रहे हैं उन्होंने भी ऐसा ही कुछ कहा था। तो आप लोगों की प्रेडिक्शन सही जा रही है। अदनान साहब बहुत बहुत शुक्रिया, सादा मौजूद थे। लेकिन मैं सितारे देख के हाल नहीं बताता, अखबार पढ़ के दिखाता। मैं सब चेहरे पढ़ लेते हैं। नहीं, मैं सितारे देख के हाल नहीं बताता, सिर्फ अखबार पढ़ के बताता। शो में मौजूद थे जब मैंने पहली दफा जुलाई में 2018 में प्रेडिक्ट किया था। खान साहब आप दोनों के सितारे में इकट्ठे ही चल रहे हैं। भाई हम वापस ब्रेक मुझे लगता है कि नान साहब भी अखबार पढ़ के ही हाल बताते हैं, सितारे देख के नहीं बताते। सर मैंने जुलाई 2018 में बताया था, उस वक्त अखबार में नहीं आया था कि बनेंगे प्राइम मिनिस्टर। ये एक नई बहस है। बहुत शुक्रिया अदनान साहब और कनान साहब साहब मौजूद थे। और हमें नहीं मालूम कि ब्रेक का अदद क्या है, लेकिन ब्रेक लेनी होगी। ब्रेक लेनी होगी और वापस आएंगे तो कुछ सेहत के मसाइल पर भी बात करेंगे। हमारे साथ रहिए।
ब्रेक के बाद टीबी या तपेदिक, ये वो जानलेवा मरज है जो हर 30 सेकंड्स में एक इंसान की जान निगल रहा है। आलमी इदारा सेहत के मुताबिक दुनिया में 20 लाख अफराद सालाना इसका शिकार हो जाते हैं और अपनी जान गंवा बैठते हैं। इस सिलसिले में मालूमात कितनी है, पाकिस्तान इससे कितना मुतासिर है और क्या इस बारे में कुछ किया जा रहा है, इस सब पर बात करेंगे। पहले आपको रिपोर्ट दिखाएंगे। दुनिया की 1/3 आबादी टीबी का शिकार। हर 30 सेकंड बाद एक इंसान टीबी से मौत के मुंह में जाने लगा। आलमी इदारा सेहत ने सनसनी फैला दी है। यही नहीं, टीबी का मरज पाकिस्तान और दीगर तरक्की पजीर ममालिक में खतरनाक सूरत इख्तियार कर चुका है। बीमारी से सबसे ज्यादा मुतासर 22 ममालिक में पाकिस्तान का चौथा नंबर है, जहाँ इस वक्त 20 लाख अफराद टीबी के मरीज हैं और इनमें हर साल 3 लाख मरीजों का इजाफा होता जा रहा है। एक अंदाजे के मुताबिक सालाना 2,70,000 से ज्यादा पाकिस्तानी इस मरज से वफात पा जाते हैं। इस बीमारी का शिकार सालाना 9 मिलियन अफराद में से 3 मिलियन को इलाज की सहूलत मैसर नहीं। प्राइवेट सेक्टर की मदद के बगैर इस बीमारी पर काबू पाना मुश्किल है। आलमी इदारे सेहत के मुताबिक दुनिया में कमोबेश 20 लाख अफराद सालाना इस मरज से लुक़मा अजल बन जाते हैं, जिनमें निस्फ तादाद खवातीन की होती है। डॉक्टर्स के मुताबिक 2 हफ्ते से ज्यादा खांसी या बुखार, बहुत ज्यादा थकावट, रात को पसीना आना, भूख और वजन की कमी, खांसी में खून आना टीबी की अलामात हैं। टीबी के मरज के लिए जरूरी है कि मुतवाजिन और सेहतमंद खुराक खाएं, तंबाकू नोशी से परहेज करें, जगह जगह ना थूकें, घर की खिड़कियां और राशनदान खुले रखें, जबकि फौरी, बरवक्त और मुकम्मल इलाज करवाया जाए। हर साल टीबी का आलमी दिन तो मनाया जाता है, लेकिन टीबी के मरीजों की शरह में कमी नहीं आ रही। इस पर हम बात भी करेंगे। हमें ज्वाइन करें, प्रोग्राम डायरेक्टर हैं प्रोवेंशियल टीबी कंट्रोल प्रोग्राम, डॉक्टर आमिर नज़ीर साहब। से बहुत शुक्रिया। जानना चाह रहे हैं आपसे, इस साल का थीम था इट्स टाइम। पंजाब किस तरह से इसको फॉलो कर रहा है और अभी स्टैट्स क्या बताते हैं कि हर साल 5 लाख नए मरीज आ रहे हैं पाकिस्तान में, तो पंजाब का स्टैट क्या है? देखिए पंजाब जी आवाज़ आवाज़ आ रही है आपकी? देखिए पंजाब 60% नोटिफिकेशन करता है। 5 लाख मरीज़ों में से 3 लाख मरीज़ पंजाब में हैं। इसमें से हमने 2,23,000 मरीज़ आइडेंटिफाई किए और नोटिफाई किए हैं। अब हम 82% डिटेक्शन रेट है हमारा। हम चाहते हैं कि जो 18% रह गए हैं उसके लिए नई स्ट्रेटजीज़ हम इंट्रोड्यूस करा रहे हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मरीज़ जो उनसे हैं वो आइडेंटिफाई हो सके। क्योंकि आपको पता है कि टीबी का एक मरीज़ अगर उसकी ट्रीटमेंट ना की जाए तो एक साल में 10 से 15 मरीज़ों को इन्फेक्ट कर देता है। तो हमारी स्ट्रेटजी यही है कि जितनी जल्दी मुमकिन हो सके हम जो ये बचे हुए मरीज़ हैं इनको आइडेंटिफाई कर लें और इनका ट्रीटमेंट कर सकें। इसके लिए हमने लेडी हेल्थ वर्कर के साथ एक प्रोग्राम इंट्रोड्यूस कराया है, जो रूरल एरिया में घर घर जाके सर्वे करती हैं और जिन मरीज़ों को 2 हफ्ते से ज़्यादा खांसी होती है उसकी बलगम लेके वो हमारे सेंटर्स में ले आती हैं और हम उनका माइक्रोस्कोपिक मुआयना या जीन एक्सपर्ट करके उसको आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं। और 644 सेंटर्स हैं पंजाब में। सर मैं जानना आपसे ये भी चाह रहा हूँ कि ये भी एक इनिशिएट किया गया था कि अगर किसी को टीबी है और HIV भी है तो फिर स्क्रीनिंग कितनी ज़रूरी और कितनी हो रही है? देखिए हमने टीबी के सारे मरीज़ों के HIV टेस्ट कर लिया है। डिटेक्शन रेट बड़ा कम है उसमें, तमाम मरीजों का हो गया। हालांकि ग्लोबल फंड ने शायद ये कहा था कि 10% हो, लेकिन पंजाब ने बहरहाल ये किया कि तमाम मरीजों का ये चेकअप किया। अब मैं जानना आपसे ये भी चाहूँगा, टीबी से मुताल्लिक जनरली हम ये जानते हैं कि टीबी यानी लंग्स मुतासर, लेकिन क्या टीबी सिर्फ लंग्स में होता है या बॉडी के दीगर हिस्सों में भी हो सकता है, ब्रेन, बोन्स और कोई ऑर्गन? देखें टीबी से कोई भी ऑर्गन एग्जाम्प्ट नहीं है, तमाम ऑर्गन इन्फेक्ट होते हैं, लेकिन 80% केसेस में ये लंग्स इफेक्ट करती है, क्योंकि टीबी का जरासीम जो सा है हवा के ज़रिए दूसरे लोगों में जाता है, इसलिए 80% केसेस में लंग्स इफेक्ट होते हैं, लेकिन कोई भी ऑर्गन इससे महफूज नहीं है। ब्रेन, स्किन, इंटेस्टाइन, लिम्फ नोड्स, बोन्स, ये तमाम ऑर्गन्स जो से हैं इससे इफेक्ट हो सकते हैं। लेकिन अगर ये टीबी है यानी लंग्स के अलावा तो ये फैलती नहीं है, ऐसा ही है? जी ऐसा ही है। इसी वास्ते हमारा प्रायोरिटी जो सी है पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस है। ये एक मरीज़ इसका इलाज ना किया जाए तो एक साल में 10 से 15 मरीज़ों को इफेक्ट कर सकता है। तो हमारा जो केस डिटेक्शन रेट 82% होने के बावजूद हम सिग्निफिकेंट ड्रॉप नहीं कर सके। उसकी वजह यह है कि जो मरीज़ रह जाते हैं वो अगले साल तक और 10 से 15 मरीज़ों को इन्फेक्ट कर चुका होता है। इसलिए हमारा इस वक्त
फोकस ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम बता सकें कि 2 हफ्ते से ज़्यादा खांसी हो तो वो फ़ौरन अपने करीबी अस्पताल में जाके अपने बलगम का मुआयना करवाएं, और अगर किसी को उसमें जरासीम पाए जाएं तो फ़ौरन उसका इलाज किया जा सके ताकि दूसरे लोग उसे महफूज हो सके। और अगर टीबी का एक मरीज़ भी पंजाब में है तो कोई भी शहरी उससे महफूज नहीं है। ये फरमा दीजिएगा, ये यानी टीबी एक को अगर एटम बम कहा जाए, उतना ही खतरनाक कहा जाए तो गलत नहीं होगा, इससे दूसरे लोग भी इस कदर मुतासर होते हैं। ये फरमाइएगा, अभी आपने देखा भी मौसम कैसा था, सर्दियाँ ज़्यादा रही हैं, लोगों को ज़्यादा खांसी नज़ला रहा है, बहुत दिनों तक खांसी लोगों को रही है। अब हम ये फ़र्क कैसे करें कि ये जो शख्स मेरे बराबर में खांस रहा है, मुझे इससे कैसे बचना है? अपनी खांसी का तो 2 हफ्ते रह गई तो मैंने टेस्ट करवा लिया, लेकिन कोई आपके आसपास हो उसको क्या कहें, उसको कैसे समझें? देखिए, जो उनसे टीबी के अलावा खांसी होती है वो यूजुअली 2 हफ्ते से पहले ही रिजॉल्व हो जाती है, विद और विदाउट ट्रीटमेंट जो उनसा है वो ठीक हो जाती है। 2 हफ्ते से ज़्यादा खांसी हो तो हमारा यही फ़र्ज़ है, यही तो हमारा कह रहे हैं कि मीडिया को हम ये कहना चाह रहे हैं कि अगर 2 हफ्ते से ज़्यादा खांसी हो, इतनी मोटिवेशन हो जाए, अवेयरनेस हो जाए कि इस खांसी को मामूली ना समझा जाए, और वो अपने करीबी हॉस्पिटल में या हमारा पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के साथ हमने 3000 से ज़्यादा पंजाब में हमने जीपीज़ को ऑन बोर्ड लिया है, वो उनके पास जाके अपने बलगम का मुफ्त तशख़ीस करा सकें, और उसके बाद अगर उसमें जरासीम पाया जाए तो उसकी ट्रीटमेंट भी मुफ्त हो जाती है। और अभी आप जिन खतूत पर काम कर रहे हैं, आप क्या समझते हैं हम कितना दूर हैं टीबी से पाक मुआशरे तक पहुंचने में? देखें, मैं जैसे पहले ही अर्ज़ कर चुका हूँ कि टीबी की अवेयरनेस जब तक नहीं होगी हम ये अचीव नहीं कर सकेंगे, क्योंकि अगर एक मरीज़ का इलाज नहीं हो रहा वो दूसरे को इन्फेक्ट कर चुका होता है। इसलिए हमने नई स्ट्रेटजीज़ जो उनसे इंट्रोड्यूस कराने की कोशिश की है। LHW के साथ हम चेस्ट कैम्प करते हैं, मुख्तलिफ एरियाज़ में जाके, हॉट स्पॉट्स में जाके चेस्ट कैम्प करते हैं, वहाँ लोगों को जो सिम्टोमेटिक होते हैं उनका हम एक्सरे भी करते हैं। मोबाइल वैन्स हमने ली हुई हैं, हम मोबाइल वैन के ज़रिए एक्सरे भी करते हैं और मौके पे ही उसका बलगम का मुआयना भी करते हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मरीज़ जो उनसे हैं वो इस नोटिफाई हो सके और उनका ट्रीटमेंट किया जा सके। लोगों को समझाना कितना मुश्किल या फिर कितना आसान है? लोगों का रिस्पॉन्स क्या है इस सब पर? देखिए, इट इज़ स्टिल सोशल स्टिग्मा, अभी भी लोग इसको बुरा ख्याल करते हैं। हमारा मीडिया से यही रिक्वेस्ट है कि इस स्टिग्मे को किसी तरह एलिमिनेट कर दिया जाए कि टीबी एक इन्फेक्शन है, इसका 100% इलाज मुमकिन है, इसके साथ बैठ के खाने पीने से किसी को टीबी नहीं होती। टीबी के मरीज़ को चाहिए कि वो अपने मुंह के आगे हाथ रखे और अपनी बलगम जो सी है वो उसको तलफ ताकि ड्रॉपलेट्स ना जाएं एयर में और इससे फैलेगी नहीं। मैं जनाब से भी जा रहा हूँ, जिस तरह आपने कहा स्टिग्मा है, और मैं चाहूँगा थोड़ा अगर आप ऐड कर पाएं, ये जो मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी होती है, रिमोट एरियाज होते हैं, ऑर्फनेजेस, ओल्ड एज होम्स, यहाँ तक पहुँचना मुश्किल होता है, यहाँ की स्क्रीनिंग मुश्किल है। पंजाब गवर्नमेंट क्या कर रही है इस सिलसिले में? देखिए, हमने अभी इसी माह में हमने तमलाहौर के तमाम ओल्ड होम्स का सर्वे कर लिया है। हमने फाउंटेन हाउस में भी जाके मरीज़ों का एक्सरे और जीन एक्सपर्ट और स्पूटम माइक्रोस्कोपी की है। हम इन्हीं इलाकों में चेस्ट कैम्प जो से हैं वो हॉट स्पॉट्स और मार्जिनाइज एरिया, कच्ची बस्तियों में जाके हम चेस्ट कैम्प लगा रहे हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मरीज़ों को आइडेंटिफाई कर सकें। ये वो लोग हैं जो हॉस्पिटल तक नहीं पहुंच सकते, इसलिए हमने मोबाइल वैन के ज़रिए उसमें जीन एक्सपर्ट्स मशीन, स्पूटम माइक्रोस्कोपी का सामान और एक्सरे का सामान हमारा वजूद होता है। एक डॉक्टर साहब के साथ जाके हम वह सारे सेंटर्स का, इन सारे इलाकों का सर्वे करते हैं और साथ एडवर्टाइज़ करते हैं कि जिनको 2 हफ्ते से ज़्यादा खांसी हो वो फ़ौरन इस टेस्ट कैम्प में आकर अपनी बलगम का और अपना एक्सरे करवा सकें। ठीक है, बहुत शुक्रिया आमिर साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे, में बात कर रहे थे। और टीबी बुराई नहीं, बीमारी और काबिल इलाज है, प्लीज़ इस बात को ज़हन में रखें। और हमने मज़ीद टॉपिक्स शामिल करें लेकिन ब्रेक के बाद। नया दिन में एक बार फिर खुशामदीद। क्विकली आपको खबर देंगे सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री से, जहां थर्ड कोल अथॉरिटी में अरबों रुपए की करप्शन के केस में जस्टिस गुलजार ने रिमार्क्स दिए हैं कि 105 अरब खर्च कर दिए, मगर
घर वालों को एक गिलास भी साफ पानी का नहीं मिल सका। इसी बारे में बात होगी। समा के नुमाइंदे इरफानुल हक हमारे साथ हैं। इरफानुल हक, रिमार्क्स क्या थे, मामला सारा क्या है? ऑडिट रिपोर्ट अदालत ने तलब की थी क्योंकि स्पेशल इनिशिएटिव डिपार्टमेंट जो सिंध हुकूमत ने कायम किया था, इसके अलावा जो सर्कल अथॉरिटी के अंदर बड़े पैमाने पर करप्शन हुई थी, सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया था कि इन तमाम तफसीली ऑडिट रिपोर्ट जमा कराई जाए। आज एडवोकेट जनरल ने जब मोहलत तलब की है मजीद ऑडिट रिपोर्ट जमा कराने के लिए, जिस पर अदालत ने बरहमी का इजहार किया और ये भी रिमार्क की कि वजीर आला खुद जिम्मेदार हैं इन तमाम महकमों के, इसलिए वज़ीर आला सिंध को ही हमें जिम्मेदारी देते हैं कि एक माह में वो तमाम जो मुतल्लिका सेक्रेटरीज हैं उनसे रिपोर्ट तलब करें और ऑडिट रिपोर्ट है वो पेश की जाए। अदालत का ये कहना था कि 105 अरब रुपए से जायद का जो फंड था वो खर्च कर दिया गया है, मगर घर वालों को साफ गिलास का एक साफ पानी का एक गिलास भी नहीं मिल सका। इसके अलावा जो भी फंड था वो जो सरकारी अफसरान हैं उनकी जेबों में चला गया और कोई जो तरक्याती मंसूबे हैं ना उस पर 1 रुपया लगाया गया, ना ही आवाम को कुछ मिला। अदालत ने शदीद बरहमी का इजहार कर दिया। बहुत शुक्रिया इरफानुल हक, आप इस सिलसिले में हमारे साथ हमें अपडेट कर रहे थे। और हम अपने टॉपिक की जाने पड़ते हैं। लियारी की खवातीन को अब इस बात से क्या गर्ज कि उनके इलाके में बसें चल रही हैं या नहीं, ट्रांसपोर्ट के मसाइल हल हुए हैं या नहीं, क्योंकि अब तो उन्होंने साइकिल चलाना सीखना शुरू कर दिया है। और इन लड़कियों का बाकायदा ग्रुप है जो कि प्रैक्टिस भी करता है। सिर्फ साइकिलिंग नहीं, गर्ल्स कैफे इन साइकिलिस्ट का मरकज बन गया। और उस कैफे में क्या क्या हो रहा है इस पर भी बात करेंगे और क्या कोई धमकी भी दी जा रही है, कोई परेशानी भी है, सब पर करेंगे बात। पहले रिपोर्ट देखिए। कराची कस्टम हाउस के करीब खड़ी इन साइकिलिस्ट में स्कूल कॉलेज की तालबात के साथ हाउस वाइफ भी शामिल हैं। मेन रोड पर साइकिलिंग से पहले प्रैक्टिस कर रही हैं। इनमें दिलचस्प बात यह है कि एक मां अपनी 2 बेटियों के हमरा साइकिल सीखने आती हैं और वो कहती हैं कि उन्होंने सोच लिया है कि साइकिल तो पहला मरहला है, बाद बाइक चलाने तक जाएगी। बचपन से ही शौक था मगर माहौल के हिसाब से वो शौक पूरा नहीं कर पाई। और अभी ये है कि लड़कियों के लिए, खासतौर पर लेडीज़ों के लिए बहुत मसले होते हैं, तो इस वजह से मैंने कहा चलो मैं अपने एरिया से ये स्टार्ट करूं कि मैं इस एज में चला सकती हूं, तो मुझे देखा देखी जो है ना दूसरे भी ये कर सकें। इनकी बेटी कहती है कि क्यों किसी भी चीज के लिए लड़कों की जरूरत पड़ती है, लड़कियां किसी से पीछे नहीं। साइकिल सीखने का शौक इसलिए आया कि घर पे जब भी कोई मसला होता है तो बॉयज़ को कहा जाता है कि बाइक लेके जाओ भाई, तो लड़कियों को अलाउ नहीं करते। तो इसलिए मैं सीख रही हूँ साइकिल की, जब कोई भी प्रॉब्लम आए, जैसे कि हम कॉलेज जाते हैं तो वहाँ पे ट्रांसपोर्ट प्रॉब्लम होती है, बसों में धक्का खाना, तो इसलिए साइकिल सीख रहे ताकि अपनी खुद की ट्रांसपोर्ट से, अपनी खुद की साइकिल से हम कॉलेज जा सके और घर पे कोई मसला हो या इमरजेंसी हो तो मतलब किसी की इंतज़ार नहीं करे और खुद ही अपना मसला को हल करे। आधे घंटे चलने वाली साइकिल प्रैक्टिस अब खत्म हुई। कस्टम हाउस पर प्रैक्टिस के बाद अब ये ग्रुप लियारी में एंटर हो चुका है। यहाँ भी मजीद 2 से 3 किलोमीटर चलने के बाद ये पहुँचेंगे लियारी गर्ल्स कैफे में। अब ये सब पहुंचे हैं लियारी गर्ल्स कैफे, जहां सब दोबारा जमा होते हैं, साइकिल्स पार्क की जाती हैं। इस कैफे में लड़कियों को अंग्रेजी, कंप्यूटर, ब्यूटी और सिलाई कढ़ाई के कोर्सेज फ्री कराए जाते हैं। यहाँ काम करने वाले साबिर कहते हैं कि उन्हें कुछ मसाइल का भी सामना है। एक ये साइकिलिंग वाला जो इशू है, वैसे तो ये पॉलिटिकल ही है, लेकिन अब उसको एक चंद ग्रुप हैं जो इसको मजहबी रंग देके मतलब इस सेंटर को बंद करवाना चाह रहे हैं। जैसे थर में देखें खवातीन ट्रक, हैवी ट्रक चला रही हैं, तो ये एक तरक्की के जीना है। खवातीन के बगैर कोई माशरा तरक्की नहीं कर सकता। लियारी गर्ल्स कैफे को जर्मन एनजीओ की फंडिंग हासिल है, लेकिन अब सवाल यह है कि क्या धमकियों के इंकशाफात ने लड़कियों को खुद एतमाद बनाने वाली सरगर्मियों की राह में रुकावट खड़ी कर दी है। कैमरामैन शाहिद बलोच के साथ यासिर फिरोज, समा, कराची। लियारी गर्ल्स कैफे एनजीओ के ओनर समीर मेंद्रा में ज्वाइन करे, इसके साथ साथ मैनेजर जुलेखा में ज्वाइन कर चुके हैं और हम इस पर बात भी करेंगे। धमकियों से मुताल्लिक हमें ज्वाइन करेंगे जमात इस्लामिक रुकन सिंध असेंबली अब्दुल रशीद साहब। वेलकम टू नया दिन ऑल ऑफ यू। अच्छा, अब हम जरा पहले बात कर लेते हैं जुलेखा आपसे। मुझे जरा ये बताइए कि किन हालात में आप लोगों ने काम शुरू किया? कुछ हालात कशीदा थे और वही वो मकाम था जहाँ पे आपका कैफे है, ये गर्ल्स कैफे है। 2013 के इलेक्शन के बाद, जब ऑपरेशन के बाद, जब लियारी के हालात वैसे नहीं थे कि
लड़कियां एक जगह पे उनको एक स्पेस मुहैया किया जाए, वो कोई हेल्दी एक्टिविटी कर सकें, वो कोई स्किल्स हासिल कर सकें। तो ट्रॉमा की सिचुएशन थी, उस सिचुएशन से निकालने के लिए जो अरादो मदर ऑर्गेनाइजेशन है LGC की, तो उसने एक स्पेस क्रिएट किया जिसमें हम उनको स्किल्स प्रोवाइड करते हैं, जिसमें ब्यूटिशन, मेहंदी, आर्ट एंड क्राफ्ट, लैंग्वेज, कंप्यूटर उनको फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाया जा रहा है। और इसके अलावा स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज़ में हमने इनको इंगेज किया हुआ है, जिसमें फुटबॉल, साइकिलिंग और बॉक्सिंग है। ख़ास करके ख़वातीन और लड़कियों को हम ये सिखा रहे होते हैं। और थ्रेड्स के पहले क्या रिस्पॉन्स था और थ्रेड्स के बाद क्या है? रिस्पॉन्स तो थ्रेड्स के पहले ये था कि काफ़ी ख़वातीन आके हमारे पास सीख रही थी और अभी भी सीख रही है, लेकिन कुछ थ्रेड्स की वजह से हमें ये मसला हुआ कि उनके पेरेंट्स को मिसगाइड किया गया। तो समीर साहब, क्या थ्रेट्स थे? इतना अच्छा तो काम है, साइकिलिंग करना भी बहुत अच्छा है, एक खुद कफील एक खातून जा सकती है बाहर कहीं पर भी और सीख भी रही है बहुत सी चीज़ें, तो थ्रेट्स क्यों और कौन दे रहा है? देखिए, थ्रेट्स तो विजिबल हैं, बिल्कुल। मैं बताता हूँ, उससे पहले भी बता दूँ कि जो हम जहाँ पे काम कर रहे हैं वो एक ऐसा एरिया है जहाँ के दरो दीवार पे आज भी इस वक्त भी गोलियों के निशानात हैं। वो गोलियों के निशानात जो 2 ग्रुप्स के दौरान 2008-9 से स्टार्ट हुए, 13 के ऑपरेशन से पहले तक के वो निशानात हैं, अब भी मौजूद हैं। हमें वो निशानात लोगों के जहन में भी नज़र आए, लोगों के जिस्म में भी नज़र आए, हमने उन्हें मिटाने के लिए ये कोशिश की है, इनिशिएटिव लिया। उसमें इस कैफ़े में जो है वो चलाने वाली लड़कियां हैं और उसमें सीखने वाली भी लड़कियां हैं, ठीक है। ये तो सब वो चीज़ है जो वहाँ पे पॉजिटिवली हो रही है। वहाँ पे इंडोर एक्टिविटीज़ हो रही हैं, आउटडोर एक्टिविटीज़ हो रही हैं, किसी को मतलब कम्युनिटी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर कम्युनिटी को प्रॉब्लम होती तो हमने 2007 से स्टार्ट किया था ये सब कुछ। 2014 में फिर हमने जब ऑपरेशन हुआ, नॉर्मल सिचुएशन हो गई, तो हमने ये एक्टिविटीज़ ज़्यादा स्टार्ट कर दी। अब प्रॉब्लम कहाँ से आया है और क्या आपने इसको कहीं रिपोर्ट भी किया? देखिए, प्रॉब्लम अब उसको लिंक किया गया है 8 मार्च के औरत मार्च से। उससे पहले ये जो दोस्त हैं उसी एरिया में, हम उनको दोस्त ही कहते हैं, जो दोस्त उस एरिया में हैं, उन्होंने ये हमसे जो भी हमसे उलझन है उनको, वो अभी की नहीं है। ये लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन से स्टार्ट हुई। फिर जब हमने ये साइकिलिंग पहली दफ़ा स्टार्ट की, पहले दिन पे जुलेखा थी, इनके साथ और साइकिलिस्ट थी, उन पे पथराव भी किया गया। पहले दिन पथराव किया गया। किसकी तरफ से किया गया मालूम हुआ था? हाँ, मालूम हुआ। वहाँ पे गली के लड़के थे और जिन्होंने उनको पुश किया था वो पहले विजिबल नहीं थे। उन्होंने कहा कि हम नहीं हैं, लेकिन हमें पता था कि उनके पीछे कौन है। वो उसके बाद फेब में, इस महीने, इस साल के फेब में, 8 मार्च से 1-1.5 महीना पहले हमें, क्योंकि कैफ़े और ये इसकी एक्टिविटीज़ ऐसी हैं कि हम पूरे पाकिस्तान को, हमारी ये जो लड़कियां हैं लियारी की, ये पूरे पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं। हम एक अच्छा इमेज लोगों को देना चाहते हैं। आप कराची वाले जो लोग यहाँ पे रहते हैं, उनके पास भी ये इमेज है कि लियारी बहुत बहुत बुरे हालात। पॉइंट आ गया, बात आपकी वाज़ेह हो गई। अब ज़रा मुझे ये बताइए कि धमकाया किसने? नाम लीजिए उन लोगों का, बताइए उन लोगों के बारे में, और आपने रिपोर्ट किया कि नहीं? हमने रिपोर्ट कर दिया है। हमने लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज़ को बता दिए है। हमने जितने भी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, सिंध गवर्नमेंट को पता है, जितने भी हाई ऑफिशियल, मैं नाम भी बता रहा हूँ, आपके साथ लाइन पे मौजूद हैं। सईद रशीद साहब जो MP हैं लियारी से, उनकी तरफ से आई थी और हमारे इनकी तरफ से आई थी। देखें, उन्होंने, उनके ही अपने भाई हैं, उनके ही टीम के लोग हैं जिन्होंने ये धमकियाँ दी थी, और वो ना सिर्फ सोशल मीडिया पे पहले वायरल की, उसके बाद इन्हीं के बंदे जिनको हम जानते हैं, जिनको हमने आइडेंटिफाई किया, वहाँ के लोकल बंदे जो बड़े रेस्पॉन्सिबल हैं, जिन्होंने उनको देखा था, इन्होंने पम्फलेट बांटे, मुख्तलिफ जगहों पे मसाजिद में ले गए। मैं रशीद साहब से बात कर लेती हूँ उस पर। रशीद साहब, पम्फलेट भी बांटे गए, आपके घर के लोग भी हैं, इलाके के लोग भी हैं जिन्होंने ऐसा किया है, कह रहे हैं इन्होंने रिपोर्ट भी किया है, आप इसके ऊपर क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूँगा कि ये एक प्रोग्राम है जो यकतरफ़ा नहीं है इस इशू पर, और मैं तो इन साहब को नहीं जानता, मैंने आपके प्रोग्राम से के तवज्जुह से ही इनको सुना है। लेकिन ये बात ठीक है कि लियारी के अंदर इस वक्त 77 के करीब मुख्तलिफ बहबूद की अंजुमनें हैं जो औरतों के लिए और ख़वातीन के लिए काम कर रही हैं। उनमें एक ये गर्ल्स कैफ़े के नाम से भी है जिसकी एक्टिविटीज़ हैं मौजूद और पिछले 3-4 सालों से हैं। मैं इसको सपोर्ट भी करता हूँ, लेकिन जो पहले तो मैं इनके जो इल्ज़ामात हैं मुझे नहीं पता। मैं MPA हूँ महेंद्र साहब, अगर कोई नाम आपके पास मौजूद है
और कुछ शवाहिद मौजूद हैं तो आप मेरे साथ शेयर करें। मैंने लियारी के अमन के लिए मुस्तकिल कोशिश की है और हम वो लोग हैं जो लियारी के अंदर पैदा हुए हैं, बाहर से नहीं आए। लियारी के मसाइल को जानते हैं, लियारी के हालात को जानते हैं। वो कह रहे हैं वो भी लियारी के कई लोगों को कोशिश जानते हैं। आपके भाई साहब का भी नाम ले रहे हैं वो। लियारी के अंदर जो है वो अमन कायम रहे। और ये भी मेरे भाई हैं, ये भी मेरे भाई हैं, महेंद्र साहब भी। देखिए मसला यहाँ पर मसला यहाँ पर ये है कि उनके प्रोपेगेंडा भाई हैं इनको। एक आपके भाई हैं, वो इतनी सारी बात बता रहे हैं। मेरी बात सुन लें। अगर मेरे भाई ने इनको कोई थ्रेट दिया है या लियारी के किसी भी आदमी ने इनको कोई थ्रेट दिया है तो प्रोपेगेंडा ना करें। कानून ने पाकिस्तान के अंदर इनको जितनी आज़ादी दी हुई है और जिस तरह ये अपनी सरगर्मियाँ कर रहे हैं तो कवानीन के मुताबिक कार्रवाई करवाएं। ये मुख्तलिफ चैनल्स के ऊपर बैठ नहीं, वो तो उन्होंने कहा है कि रिपोर्ट किया है, वो प्रोपेगेट तो नहीं कर रहे, वो तो कह रहे हैं रिपोर्ट किया है। मेरे इल्म में नहीं है, मेरे इल्म में नहीं है। और मैं ये कहूँगा कि अगर कोई रिपोर्ट की है तो उसके ऊपर कार्रवाई करवाएं क्योंकि शवाहिद होंगे मौजूद। कब रिपोर्ट किया आपने? मैंने डीआईजी को पता है, यहाँ तो मामला रिपोर्ट किया है, यहाँ के एसएसपी को रिपोर्ट किया है। ये मेरा ख्याल है कि मैं आपको बताऊं। रशीद साहब एक मिनट सर, समीर साहब कुछ कहना चाह रहे हैं। सबूत के तौर पे इन्होंने जो फेसबुक वॉल पे इन्होंने कमेंट दिए थे और रशीद साहब के खुद के कमेंट है कि मुझे ये शिकायत मौसूल हुई हैं कि ये इन एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हैं, तो हम उल्मा के साथ मिलके या जो लोकल लोग हैं उनके साथ मिलके इनका खात्मा करेंगे। यानी वो उनके बाद के खिलाफ है, वो साइकिल के खिलाफ है, ऐसे कमेंट्स किए थे। और उसके बाद जो है मैंने जितने भी वॉल कह रही है ये सब कुछ, वो कह रहे हैं आपने कमेंट किए हैं। मैं आपको बताता हूँ, मेरी वॉल तो नविश्ता दीवार है, उसके ऊपर जो कुछ लिखा होता है वो लिखा हुआ है। मैं आपको बताऊं कि औरत मार्च को इससे अगर ये नत्थी कर रहे हैं तो औरत मार्च के ख़िलाफ़ तो मैंने तहरीरी तौर पे थानों में दरख्वास्त दी है और FIR के लिए दी है और लोगों को नॉमिनेट किया है। जहाँ तक मामला लियारी का है, देखिए मैंने आपको पहले भी बताया लियारी के अंदर 77 के करीब जो है वो बहबूद की फलाई अंजुमनें काम कर रही हैं और वहाँ पर इंडस्ट्रियल होम चल रहे हैं। मेरे अपने 5 इंडस्ट्रियल होम लियारी के अंदर चल रहे हैं। मैं यहाँ पर ख़वातीन कफ़ालत प्रोग्राम चला रहा हूँ। यहाँ पर जो है वो रशीद साहब यानी आप कह रहे हैं कि आप अच्छा काम कर रहे हैं। मैं जानना चाह रहा हूँ मैं आपकी इशू मैं जानना ही चाह रहा हूँ कि अगर ये इशू है, लियारी का इशू है, आप भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं उस इलाके को, समीर साहब भी रिप्रेजेंट करें कि एनजीओ को, ऐसा अच्छा नहीं है आप दोनों साथ बैठ जाएं, इस मसले को हल करें? हो सकता है कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकता है कोई मामला कुछ और, क्योंकि आप भी सपोर्ट कर रहे हैं और वो तो सपोर्ट कर ही रहे हैं। देखिए मैं तो आपका शुक्रिया अदा करूंगा कि एक दफ़ा आपने मुझे ये बताया कि महेंद्र साहब नामी कोई आदमी भी यहाँ लियारी के अंदर आपको लियारी का पता है, आपको महेंद्र साहब का नहीं पता। मैं आपको इलाके के लोगों का नहीं पता, इसका मतलब जुलेखा को जानते हैं आप? मैं यानी मुझे नहीं पता, वाक़तन मुझे नहीं पता। फिर आपको लियारी सर वहाँ साइकिलिंग हो रही है, वहाँ कैफे है, लेकिन आपको कुछ नहीं पता। से लोग काम कर रहे हैं। अच्छा मैं आपको बताऊं कि मैंने ये ज़रूर सुना कि यहाँ पर एक कोई कैफ़े है और ये बात ठीक है इनकी कि जब फेसबुक और सोशल मीडिया पर ये बात चली तो मुझे कुछ लोगों ने मुखातिब किया, तो मैंने कहा कि मेरे पास भी कुछ लोग आए हैं और मैं कोशिश करूँगा कि इस मसले का कोई हल निकाला जाए। आपने फेसबुक पर लिखा, मसाजिद ने भी मुझसे शिकायत की। देखें मैं आपको बताऊँ शिकायत क्या है हमें या लियारी के लोगों को शिकायत क्या। देखिए लियारी के अंदर मुख्तलिफ सोशल ग्रुप काम करते हैं, मुख्तलिफ कम्युनिटी हैं, कल्चर है, रिवायत है, तहजीब है, लेकिन इन सारी चीज़ों के साथ साथ लियारी के अंदर जो है वो इस्लामी अक़दार मौजूद है। यहाँ पर इस वक्त 34 से ज़ायद कबाइल हैं जो लियारी के अंदर बसते हैं। उसमें कच्ची कम्युनिटी की बहुत सारी अंजुमनें काम करती हैं, उसमें बलोच अंजुमनें काम करती हैं, उसमें पंजाबी, पख्तून, मेमन, घांची, थोड़ा सा याद है मौजूद है। रशीद साहब, अब्दुल रशीद साहब, आपको थोड़ा सा याद है ये मस्जिद में पंफलेट बंटवाना, ऐलानात करना, सोशल मीडिया पे कुछ भी लिख देना, इसकी वजह से हम नुकसान उठा चुके हैं, जानी नुकसान उठा चुके हैं। इल्म है आपको, याद है आपको कुछ? एक मिनट मेरा ख्याल है ये जुलेखा बहन है, क्योंकि मेरे पास तो स्क्रीन नहीं है। देखिए यहाँ पर लियारी के अंदर जो है मसाजिद के अंदर अगर ये हर जुम्मे को जाकर तकरीरें सुने ना, तो अगर ये रोज़ाना सुनेंगे रूटीन में भी, तो इनको सारी तकरीरें अपने ख़िलाफ़ लगेंगी, क्योंकि इस्लाम के कुछ शायर हैं।
इस्लाम ने कुछ अक़दार तय किए हैं। ये बात ठीक है कि हम मेरे दफ्तर के दाएं बाएं दोनों सरकारी स्कूलों के अंदर एक जगह लड़कियों की बॉक्सिंग होती है, एक जगह लड़कियों की बॉक्सिंग होती है, दूसरी जगह साइकिलिंग होती है। सर आपने आगाज में कहा कि आप सपोर्ट करते हैं, लेकिन अब आप इसको डिफेंड कर रहे हैं अपने उसी जुमले को। अब चुका होता मैं रोक चुका होता। मैं चाहता हूं कि चादर और चार दीवारी में जो आईन ने और खवातीन को इस्लाम ने हुकूक दिए हैं और आईन ने उनको हक भी दिया है कि वो अपनी मर्जी से ये सब कुछ करें। अब्दुल रशीद साहब, सिर्फ लियारी के मसाइल को हल करने के लिए और इस मसले को हल करने के लिए बता दें, क्या आप इन लोगों के साथ बैठकर इस मसले को हल करना चाहेंगे? देखिए आप मेरी बात सुने, आप मेरी बात सुने। देखें, लियारी के अंदर इस वक्त तालीम का मसला है, लियारी के अंदर सेहत क्या किया फिर आपने उसके लिए? लियारी के अंदर बेरोजगारी का मसला है, उसके लिए क्या किया आपने? लियारी के अंदर जो है वो, देखें मैं इसका मुखालिफ नहीं हूँ, लेकिन ट्रैक बिल्कुल गलत है। साइकिल चला करके और दुनिया भर से पैसे समझ रहे हैं कि मैं ये क्लिप निकाल के आपको भेज देती हूँ, आप अपनी गुफ्तगू में ये जरूर देखिएगा कि आपने कब कब क्या क्या कहा है। रशीद साहब, आप जरूर देख लीजिएगा और आप बिल्कुल ये फैसला नहीं कर सकते कि साइकिल चलाना लड़की का ठीक है कि नहीं है, या वो इख्तियार के ऊपर चल रही है कि नहीं चल रही है, शायर के ऊपर चल रही है या नहीं चल रही। अब्दुल रशीद साहब बिल्कुल नहीं होता ऐसे। तो बहुत शुक्रिया, जब आपकी बच्चियां साइकिल चलाती है, लियारी की लड़कियां क्यों नहीं साइकिल चला सकती? अंदर चलाती है रशीद साहब, लियारी की लड़कियां कहीं भी साइकिल चलाएं, आपकी मर्जी, आपका घर, आपका घराना, आपकी लड़कियां। लियारी की लड़कियों को क्यों दे रहे हैं अपने मार्जिन, क्यों नहीं दे रहे? ये प्रोपेगेंडा करने से अगर ये उन्होंने किया, आपने किया फेसबुक वॉल पे जाके अपनी किसी मखसूस एजेंडे पर आप काम कर रही हैं, किसी मखसूस एजेंडे एक लड़की मखसूस एजेंडे पे काम कर रही है, आप काहे पर काम कर रहे हैं? भैया अगर काम ही कर लिया होता तो लड़कियां सेफली आ जा रही होती, गोलियां नहीं चलती, सेहत होती, तालीम होती। मैं आपको दावत देता हूं, मैं आपको दावत देता हूँ, मैं आपको दावत देती हूँ कि आप लियारी का एक चक्कर लगाइए और जाके महेंद्र साहब को भी देखिए, लड़कियों को भी देखिए और लियारी के मसाइल को जरूर देखिए। मिल रहे हैं आप किसी जगह से पैसे, रशीद साहब इल्जामात न लगाएं, इल्जामात न लगाएं। अगर कोई आपके पास ऐसे आपने बनाना है, ये मसले आपने हल करने हैं सर, एजुकेशन का मसला वो आपने देखना है। दीजिए रशीद साहब बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आप अपने मुंह की बातें मेरे मुंह में नहीं डाल सकते हम कुछ भी। जो आपका काम है वो कीजिए, इनका थोड़ा सा प्लीज। सॉरी रशीद साहब, काफी कुछ कह गए आप, काफी कुछ कह गए। अब बता दीजिए महेंद्र साहब, अब बता दीजिए। देखिए ये सारी बातें हमने सुन ली, लेकिन हम आगे कैसे बढ़ सकते हैं? मैं पूछना उनसे चाह रही थी, उन्होंने ऐसा मौका नहीं छोड़ा कोई। देखिए किरण, देखिए हम कराची में बैठे हैं और हम कोई सिंध के किसी रिमोट एरिया में, बलूचिस्तान के किसी रिमोट एरिया में नहीं बैठे हुए जहाँ पे कोई सरदार, कोई नवाब, कोई वडेरा आके अपने वोटर को इस तरह से दबा सके। ये नहीं हो सकता। मैं पढ़ा लिखा बंदा हूँ, मैंने जर्मनी से डिग्री हासिल की है, कायदन यूनिवर्सिटी से डिग्री हासिल की है, मैं पढ़ा लिखा बंदा हूँ। मैं अपने मुल्क में वापस आया हूँ। क्यों वापस आया हूँ? इस वजह से आया हूँ कि वहाँ पे लियारी के इलाके में हमने क्या कहा है गवर्नमेंट को, इन एमपीएस को क्या कहा है कि गटर ठीक करें, रोड ठीक करें। नहीं, ये कहते हैं ना कि रोजगार के मसाइल हम हल कर रहे हैं। 1500 लड़कियाँ एक साल तो हजम नहीं हो रहा। एक साल में 1500 लड़कियाँ हमारे सेंटर से ट्रेनिंग लेकर अपना रोजगार घर से बाइज्जत तौर पर कमा रही हैं। हम आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन को पढ़ाते हैं फ्री में, सब चीज़ें फ्री में होती है। आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन को इनके घर के, इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी में स्कूल्स बंद पड़े हुए हैं, जिनके वो नहीं देखेंगे, वो मसाइल नहीं देखेंगे। उनके सामने 2-3 महीनों से फूल पट्टी लाइन में जाएं, उनके एक स्कूल है जो बंद है, उनका काम है ये स्कूल खुलवाएं। हम तो कहते हैं कि हम सोशल वर्कर के तौर पे अगर उनको अच्छा नहीं लगता तो हम बंद कर देते हैं, एक पॉजिटिव काम होता है। हम क्या कर रहे हैं? हम स्टेट के साथ काम कर रहे हैं। एक तरफ लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज जो है वो क्राइम को ख़त्म कर रही हैं, हम दूसरी तरफ लोगों के साथ डेवलपमेंट में काम कर रहे हैं, हम उनकी मेंटल ग्रोथ पे काम कर रहे हैं, हम उनकी फिजिकल ग्रोथ पे काम कर रहे हैं। तो लियारी के मसाइल हल हो। रशीद साहब, आप इस सिलसिले में अब मजीद मैं ये चाहती हूँ कि जो नया दिन के नाजरीन है ना, उनको ये एक अच्छी खबर मिले आपकी तरफ से भी कि आप खुद भी इन मसाइल को देखेंगे, क्योंकि आपसे बेहतर ये काम और कोई कर नहीं सकता। देखिए मैं पहले भी ये बात कर चुका हूँ, महेंद्र साहब समेत अगर 1000 लोग भी बाहर से आकर के यहाँ पर ख़वातीन के लिए और बच्चियों की तरक्की के लिए पॉजिटिव कोई काम कर रहे हैं या करेंगे, मैं उनके साथ हूँ। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग आकर के फ़िज़िकली विज़िट तो करें। यानी आपने कभी लियारी की मुख्तलिफ अंजुमनों पर कोई प्रोग्राम नहीं किया। 77 की बात कर रहा हूँ, एक की बात नहीं कर रहा। अगर एक गर्ल्स कैफ़े के ऊपर बात हो रही है तो मैं तो खुद मशकूक हो रहा हूँ कि मसला है क्या।
यहाँ पर तो 77 अंजुमने ख़वातीन की बहबूद के लिए काम कर रही हैं, किसी चैनल के ऊपर कोई प्रोग्राम नहीं हुआ। यहाँ इंडस्ट्रियल होम चल रहे हैं, यहाँ पर यतीमों की कफ़ालत के प्रोजेक्ट चल रहे हैं, यहाँ पर ख़वातीन बहबूद की सरगर्मियाँ चल रही हैं, यहाँ पर प्राइवेट क्लिनिक्स चल रहे हैं ख़वातीन के, यहाँ पर ख़वातीन को पढ़ाने के लिए छोटे बड़े मुख्तलिफ कोचिंग और ट्यूशन सेंटर चल रहे हैं। लियारी के अंदर आप मैं कहूँ कि वेलफेयर के, डेवलपमेंट के, तरक्की के, ख़वातीन के हकूक़ के, उनके तहफ़्फ़ुज़ के बहुत सारे प्रोग्राम आते हैं। हमें एक प्रोग्राम से इख्तलाफ क्यों होगा? सवाल तो ये है, हमें कोई इख्तलाफ नहीं है, लेकिन अगर कोई ऐसी चीज़ होती है तो इस सोसाइटी के अंदर बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसको हम अपनी अक़दार के ख़िलाफ़ समझते हैं, उस पर लोग शिकायत करते हैं, और जब शिकायत करते हैं तो उसका तरीका यही होता है कि जी लोगों से बात की जाए, जो ये काम कर रहे हैं वो इसकी बाउंड्रीज तय कर लें। मैं आज भी इनको ये दावत देता हूँ कि अगर यहाँ के लोग सड़कों पर साइकिल, मोटरसाइकिल चलाना ख़वातीन का पसंद नहीं करते, और वैसे भी हमारे माशरे की अक़दार नहीं है, मैं इसके ख़िलाफ़ नहीं हूँ, तो ये बाउंड्रीज़ के अंदर वो काम करें। यहाँ पर ककरी ग्राउंड मौजूद हैं, यहाँ पर गबोल पार्क मौजूद है, यहाँ पर बहुत सारे पार्क और ग्राउंड मौजूद हैं, बहुत सारी स्कूल की हमने दी भी है इनको स्कूल की बाउंड्री। अगर हम ये पसंद नहीं करते तो मैं इस वक्त एमपी हूँ लियारी का। सारी जगह हम लोगों को दे रखी है, लियारी के लोगों को। रशीद साहब, रुकन सिंध असेंबली, आप बेहद शुक्रिया, आप हमारे साथ थे इस सिलसिले में। थोड़ा सा गुस्सा आपको आया, थोड़ा हमको आया, कोई बात नहीं, हो जाता है, काफी कुछ हो जाता है। बहुत शुक्रिया, आप दोनों भी हमारे साथ मौजूद थे। तो मसला ये है कि अगर ख़वातीन साइकिल चला रही है तो मैं कहती हूँ चला लेने दें, ये कह रहे थे चला लेने दें, लेकिन आधे प्रोग्राम में इन्होंने कहा कि नहीं, हमें दूसरी तरफ की बात भी सुननी चाहिए। शोएब, जब मैं एक बात कर रही होती हूँ ना तो फिर उसके बाद में आप पलट जाते हैं बिल्कुल। यार मैं नाराज हूँ आपसे। मैं भी नाराज हूँ, मेरा हम ख्याल बनने से तो ब्रेक लो भाई, मैं बात नहीं कर रहा। मुझे पानी पीना है, जो गुस्सा आया है मुझे भी। मुझे लगता है हमें हंसने की जरूरत है। क्यों ऐसा लगता है आपको? क्योंकि हम दोनों ही चुप चुप से बैठे हैं, और हमेशा ये होता है कि जब जब आप संडे की छुट्टी के बाद आते हैं तो आप मुझे बताते हैं आपने क्या किया था। आज पूछा ही नहीं आपने। अब पूछ रही हूँ, अब बता दो। लोल लोल पाकिस्तान किया मैंने, और सिर्फ मैंने नहीं, पूरे कराची ने किया लोल लोल पाकिस्तान। पूरे कराची में लोल हो गया? बिल्कुल, क्योंकि लोल वाले आए हैं जनाब, तो लोल वाले आते हैं तो फिर लोल पाकिस्तान क्यों ना हो। तो क्या था ये कि आपने मिस कर दिया है, तो कोई बात नहीं, नया दिन ने इसका किया है भरपूर एहतमाम, क्योंकि लोल वाले यहाँ पर आ नहीं रहे, आ चुके हैं, हमें ज्वाइन कर चुके हैं। वेलकम टू नया दिन, अकबर, सनान और कुमैल। हेलो, यू लुक लाइक अर्नब गोस्वामी। सॉरी आई गेस ये अल्लाह मियां ने मुझे ऐसा बनाया। ओके भाई, आगे चलकर बात करते हैं इससे। अकबर भाई लोल वाले, लोल वालियां, क्योंकि हमारे एक तो ग्रुप में खवातीन नहीं है, हम अपनी बेगमात, हालांकि वुमेन डे गुजरा है, बेगमात हमारी लोल वालियां कहलाती हैं। अच्छा। लेकिन नाम सोच रहे थे हमने सोचा क्या रखें, तो एक इस तरह का इमेज आया कि रेडी पे जैसे ठेला लगाते हैं चीज़ों का, हम क्या बेचते हैं, हम लॉल बेचते हैं, तो हम लॉल वाले हैं। वाह वाह वाह, ये तो बड़ा अच्छा कारोबार है लोगों को हंसाने का, बड़ा प्यारी बात हो गई। अच्छा ये बताइएगा, रश तो अच्छा खासा था, लोगों ने बड़ा एंजॉय किया, आज आप कुछ थोड़ा बहुत प्रेजेंट करेंगे क्या हमारे लिए, थोड़ा सा परफॉर्म करेंगे क्या? बिल्कुल हम कर सकते हैं, हम आपके लिए परफॉर्म। क्योंकि आपको देख के कहीं से लगता नहीं है वैसे कि आप जो है ना कुछ बहुत ज्यादा हंसा वसा सकते हैं। कल तो देखा है आपने, मतलब आप कब तक शक करेंगी? फिर भी अब मैं शक नहीं कर रही, जो लोग देख रहे हैं नहीं गए। अब आपने मिस किया ना किरण, होता ये कि आपको खुद क्लू देना पड़ता है ना, मेड बी टेबल और नया दिन और शोएब किरण, कोई और भी आप चीज इनको दे सकती हैं, तो वो उस पर ये कॉमेडी करेंगे। बिल्कुल, हमारा जो कॉमेडी का स्टाइल है वो इम्प्रोवाइज्ड है, फिल्मबदी कॉमेडी। जो उस वक्त ऑडियंस मौजूद होती है, हम उनसे सजेशन लेते हैं और उसके बेसिस पे हम टेढ़ा मेढ़ा तो नहीं टकर जाता, कभी कभी होता है। फिर क्या करते हैं? फिर हम उनका मजाक उड़ाते हैं, फिर हम हैंडल करते हैं उन्हें। ये बताइए डिफरेंस क्या है? आपने थर्सडे को भी किया था, लेकिन वो थोड़ा लंबा प्ले था, उसमें और कल वाले में क्या फर्क था? संडे वाले में शॉर्ट था, ये क्या डिफरेंस क्या था? थर्सडे वाला जो हमारे शोज होते हैं, जो हर ऑल्टरनेट थर्सडे को होते हैं, वो लॉन्ग फॉर्म इम्प्रोव होता है, जिसमें हम ऑडियंस से एक वर्ड लेते हैं और उसमें से एक 30 मिनट्स का पूरा प्ले क्रिएट करते हैं एक सिंगल वर्ड से।
तो और जो संडे को होता है और जो कल हुआ था उसमें शॉर्ट फॉर्म इम्प्रोव होती है, जो 3 से 4 मिनट के मुख्तलिफ फॉर्मेट्स के गेम्स होते हैं। उसमें भी अगेन हम ऑडियंस से सजेशंस देते हैं और ऑडियंस को इन्वॉल्व भी करते हैं, स्टेज पे बुलाकर उनको प्रॉप्स की तरह भी यूज करते हैं, प्रॉम्प्टर्स की तरह भी यूज करते हैं। ऑडियंस यूज हो जाते हैं। और कब से कर रहे हैं वैसे ये आप? हम 2012 से कर रहे हैं। 2012 से कर रहे हैं। मेरा ख्याल इंतजार ज़्यादा नहीं कराना चाहिए ऑडियंस को। कुछ भी हो सकता है, कोई भी वर्ड हो सकता है। फॉर एग्जांपल कायम अली शाह साहब, देर आए दुरुस्त आए। आए आपको लगता है दुरुस्त आए? देखें जी, मेरा जो है पिंडी से आने में थोड़ा टाइम लगता है। कुछ ख्वाजा आसिफ वाला टच भी आया इसमें? नहीं सिगार नहीं है मेरे हाथ में। अच्छा सिगार नहीं था, पर ख्वाजा आसिफ का नाम अब ले ही लिया तो कोई शर्म होती है, कोई हया होती है। हया मीरा जी, ऑफ कोर्स अकबर इज ट्राइंग, ही इज ट्राइंग फॉर लॉन्ग टाइम। मेरे बात सही आ रहे हैं? देखिएगा बाजी, इंग्लिश अच्छी नहीं आ रही। इंग्लिश समझ भी नहीं आ रही उनकी बात। कमिंग टू मी, इट्स on the way, yes. एक डॉक्टर साहब भी हैं। हाँ, दाढ़ी भी है उनकी थोड़ी है की। दूल्हा भी बने अभी वो, डॉक्टर अमर लियाकत हुसैन जी। मुत्तहिदा अरब अमारात, बरतानिया, अमेरिका, तमाम जगहों पे हमारे शो देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये गेम है, इसमें होता क्या है कि 2 लोग या 3 लोग एक सीन प्ले करते हैं जो ऑडियंस ने सजेस्ट किया। जो होस्ट है, मैं शो का होस्ट होता हूँ। मैं जब भी चेंज करूँ तो जो आखिरी लाइन जिसने अदा की होती है उनको चेंज करनी होती है। फॉर एग्जांपल एक इसमें शोएब है और एक किरण, और आप कुछ किरण कौन है आप में से? किरण कुमार। मैं हूँ ज़ाहिर। क्यों किरण? खुद को क्यों दे रही हूँ मैं आज? ठीक है, तो इससे आप लोग से सजेशन लेते हैं। ये लोग न्यूज़ एंकर हैं, किरण है, शोएब हैं। ये किसी कुछ ऐसा वाकया हुआ है जिसकी ब्रेकिंग न्यूज़ दे रहे हैं। क्या ऐसा क्या हुआ है? स्टूडियो में बैठकर चाय पी रहे थे एंकर्स। ठीक है, स्टूडियो में एंकर टाइम ज़ाया कर रहे हैं। अलाउड नहीं है। हाँ, ये हैं किरण, ये हैं शोएब, ये है नया दिन। कैसे किरण, बस तुम्हें तो हर वक्त मेकअप ही करना होता है। रहने दो, मेकअप की बात नहीं है, कैमरे पे अच्छा नजर आना था। एक तुम हो, कम से कम तुमसे तो अच्छा लगता हूँ। चेंज। मेरा जूता तुमसे अच्छा है। रहने दो, अभी सैंडल मारूंगी ना तुम्हारी शक्ल खराब हो जाएगी। चेंज। तुम्हें अभी चप्पल मारूंगी ना, झील नहीं पहन के आई मैं। चेंज। मैं नंगे पैर आऊंगी और घूसे मारूंगी, तुम्हारे मुंह बिगाड़ के रख दूंगी। मैं ज्यादा बदतमीजी नहीं करूं मुझसे, समझे? अभी रिकॉर्ड हो रहा होगा ना, ये सारे का सारा ऑन एयर आ जाएगा, पता चल जाएगा सब लोगों को तुम्हारी असलियत क्या है। हम ऐसे बिल्कुल नहीं लड़ते। कभी किरण चप्पल नहीं मारी मुझे, कभी जूता नहीं मारा, कभी नहीं पीटा। थोड़ा अलग तरीके से लड़ रहे थे। नहीं, हम दोनों बातों में ही सारे काम कर लेते हैं। That's our job. तो इस तरह की मुख्तलिफ गेम्स होती हैं, अलग अलग गेम्स होते हैं इनके। तो ये है जी। यूजुअली जो हमारी कॉमेडी वगैरह होती है, जैसे अकबर कह रहे थे, हम लोग कोशिश ये करते हैं कि जो जनरल टॉपिक्स हैं, जो मतलब लाइक जिसके बारे में कॉमेडी वगैरह होती रहती है, उसको थोड़ा सा उससे हट के थोड़ी सी बात करें, थोड़ा डे टू डे कॉमेडी हो। भाई सिर्फ बातों से काम नहीं चलता, कुछ करके भी दिखाना पड़ेगा। इसीलिए मैंने यहाँ से टेबल मूव करा दी है, थोड़ा स्पेस मिल जाता है। एग्जैक्टली, हम खड़े हो जाए ना, कुछ बॉडी मूवमेंट भी मिलनी चाहिए हमें भाई। तो अब हम क्या गेम करने जा रहे हैं, चलिए बताइए। अगला गेम खेलेंगे हम, इसका नाम है कॉलम्स। इसमें क्या होगा, ये लोग एक सीन करेंगे और आप लोग इनके कॉलम्स होंगे, इनके लिए बेसिकली आप फिल इन द ब्लैंक करेंगे एवरी टाइम दे पॉइंट टू यू। ठीक है जी। तो लोकेशन है सी व्यू, सी व्यू पे आप दोनों 2 फल वाले हैं। माय टीम। हाँ जी। अर्नब आपका होगा। टीम के और टीम एस। वो मारा इधर से जाओ यार, हमारा केले के पास खड़ा हो गया तुम। वाह, तुम यहाँ पे क्यों आते हैं? तुम्हें पता नहीं है हम यहाँ पे हफ्ते का 3 दिन यहाँ पे खड़े हो गया। हम वो बेचता है, वो आम बेचता है यहाँ पे। सर्दी हो, गर्मी हो, खिजा हो, बाहर हो, हर दिन सिर्फ आम बेचता है, सिर्फ। हमारा केला तुम्हें पता है ना, पूरा वहां से हमारे पास लोग आते हैं, मनसेरा से लोग आते हैं। सी व्यू हमारा फ्रूट इतना लजीज है। बड़ा तुम्हें मानसेरा वालों को बेचना है तो मानसेरा जाओ ना, हमारे पास हम यहाँ पे खड़ा, हम यहाँ खड़ा कराची में बेचता है। कराची में हमारे पास वो लोग भी, अभी तुम्हें पता नहीं है, हमारे पास वो आया था फल खरीदने। नेपाली। हमारे पास नेपाली आया था फल खरीदने। नेपाली ग्लोबल सिटी है कराची, ग्लोबल। वो जिसका शक्ल थोड़ा वैसा है,
माइकल जैसा। माइकल जैसा। मणो तुम थोड़ा परेशान लग रहा, तुम थोड़ा सोच के बोल रहे हो। हम थोड़ा कंफ्यूज हो गए यार, क्योंकि हमने कहना था अभिनंदन जैसा शक्ल है। और कोई नहीं हो जाता है। तुम्हारे पास इतना सारा फल है, तुम्हारे पास स्ट्रॉबेरी है, तुम्हारे पास ग्रेप फ्रूट है, सब कुछ है, इसीलिए तुम कंफ्यूज हो जाता है। मैं क्या बोलता है, मैं बोलता हूँ सिर्फ एक फल हो, सिर्फ एक, साथ में मेरा मकई का वहां पे वो भी है, वो रोल्स रॉयस, मकई का रोल्स रॉयस खड़ा वहां पे मेरा। बड़ा भी मल्टीनेशनल के लेवल पर चल रहा है, तुम्हें पता नहीं है। ओके रोल्स रॉयस बहुत अच्छा था। अच्छा रही। थैंक यू। So the creator it is, जितना भी मुख्तलिफ होगा उतनी मजा आएगा। अच्छा, ये बड़ी पॉजिटिव, बड़ी प्यारी बात है कि लोग खुद पर हंसने के लिए तैयार हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और जहां ये मादा नहीं है लोगों में, मसाइल वही है। ऐसे लोगों को हंसाना बहुत मुश्किल है जो सिर्फ आप पे हंसे, अपने ऊपर नहीं। हाँ। अच्छा, ये सारी जज्बाती बात इसलिए थी कि इसके आगे इस गुफ्तगू को आप लोग बढ़ाएं। सिर्फ सुनने के लिए नहीं बैठे हुए। नहीं तेला नहीं लगाया रोल्स रॉयस का, काम नहीं करना, कुछ बेचना भी है। अच्छा, तो एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि अकबर ट्रेंड इम्प्रोवाइजर हैं और अभी लास्ट ईयर शिकागो गए थे अमेरिका 6 हफ्ते का एक इम्प्रोवाइजेशन के ऊपर कोर्स करने के लिए। और फिर अकबर बेसिकली हमारे मास्टर ट्रेनर भी हैं, ये किताबें पढ़ते हैं, कोर्सेज लेते हैं और फिर हमें वो ट्रेनिंग ट्रांसफ़र करते हैं, क्योंकि ये सिर्फ ऑन द स्पॉट हम क्रिएट नहीं कर रहे, बहुत ज़्यादा एफर्ट है जिसके पीछे, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस है, बहुत सारे रूल्स हैं जो हम फॉलो करते हैं। रूल्स हैं बहुत सारे, फॉर एग्जाम्पल। बिल्कुल, जैसे कि एक बड़ा जो बेसिक रूल है उसको हम कहते हैं यस एंड। उसका मतलब ये है कि जैसे कोई भी बात की, उसको एक्सेप्ट कर लिया और उसने अगले बंदे ने उसमें कोई चीज़ ऐड की। जैसे अगर मैं और कुमैल एक सीन स्टार्ट करते हैं, इन लोग ने जैसे फल वाला किया कि मेरा फ्रूट स्टॉल है, इस पे ये है, तो सनान को ये चीज़ एक्सेप्ट करनी है कि हाँ वाकई फ्रूट स्टॉल है, मेरा भी है। ये नहीं कह सकता कि नहीं तुम पागल हो, तुम्हारे आगे तो कुछ भी नहीं पड़ा। ओके, अगर इफ ही डज दैट देन यू आर बैक टू स्क्वायर वन, नथिंग हैपेंस, तो आगे बढ़ नहीं पाएंगे। हाँ जी। तो ये एक रूल है। जिसके अलावा रिफ्रेन फ्रॉम क्वेश्चन, मतलब सवालात से जो है ना इज्तनाब करें। तो एक दूसरे को, क्योंकि अगर सवाल पूछते रहेंगे अगर हम, तो सीन आगे तभी तो हम सवाल पूछ नहीं रहे आपसे। हाँ, तभी तो हम चाह रहे हैं सब कुछ वहीं से मिल जाए। अर्नब की तरह ना कि सवाल नहीं पूछना, पूछना तो आई ऑब्जेक्ट। आप बहुत ज्यादा बोल रहे हैं, आप बहुत ज्यादा। आई विल नॉट लेट यू, आई विल नॉट अलाउ। सर, दिस इज टू मच, नो, शट अप। आई विल स्पीक एंड ओनली आई विल स्पीक। अच्छा, और परवेज मुशर्रफ आ गए लाइन पर उस तरफ से, फिर अर्नब क्या कहते हैं? रह जाता है। जनरल साहब, फर्स्ट ऑफ ऑल सर, आई हेट यू फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट। आई हेट यू बिकॉज यू आर एंटी इंडिया, because you're anti-India and you're pro-Pakistan. No, shut up. Just be quiet. Please be quiet. Let me speak. Oh my God. और उसके बाद उन्होंने ऐसा हाल कर दिया कि इनको कहना पड़ा थैंक यू सो वेरी मच। हाँ, वो ये मैं ब्रेक लेना चाहता हूँ। बहुत मजा आया आपसे गुफ्तगू का, और गुफ्तगू अपने खैर नहीं, हमने तो आपसे सीखना शुरू कर दिया ना कि हमने लोगों को कैसे हंसाना है। तो अगर आपने देखना है लोल वाले, तो एवरी सेकंड थर्सडे, राइट? एवरी सेकंड थर्सडे कहाँ हो रहा है ये तो आपको ढूंढना पड़ेगा ना, सब कुछ हम तो आपको यहाँ पे नहीं बताएंगे। तो हंसना मुस्कुराना है तो ढूंढ कर इन तक पहुंचिए। मुझे तो ये मिल गए हैं और हम दोनों इनसे बहुत सारी बातें भी करने वाले। मजीद ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक लेना पड़ेगा। वेलकम बैक। पाकिस्तान में बच्चों की गुमशुदगी एक अहम मसला बना हुआ है। कभी दिन दिहाड़े बच्चों को कोई उठा कर ले जाता है, तो कभी बच्चे खुद ही घर वालों से नाराज होकर चले जाते हैं। ऐसे में रोशनी हेल्पलाइन बच्चों की जिंदगी में अंधेरा होने से बचा रही है, बहुत अच्छा काम कर रही है और अदालत जाती है, बच्चों का मुकदमा भी लड़ती है। और इसी बारे में बात करेंगे हम। हमारे मौजूद मेहमान हमको ज्वाइन कर चुके हैं। सदर रोशनी हेल्पलाइन मोहम्मद अली साहब हमारे साथ हैं, और इसके अलावा एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट नवीद अहमद साहब आप हमारे साथ हैं। बहुत शुक्रिया आप दोनों की आमद का। पहले तो आप बताइए, आपकी रोशनी कैसे फैल रही है, कैसे काम कर रही है, फाइंडिंग्स क्या है आप लोगों की? अल्लाह का शुक्र है, 2003 से रोशनी हेल्पलाइन बहुत तेज़ी से अपनी तरक्की की तरफ गामजन है
और जब हमने शुरू किया था ये काम तो पाकिस्तान में मिसिंग चिल्ड्रन का इशू जो है वो डेड इशू था। हमारा मिशन ये था, हमारी कैंपेन ये थी कि हम इस इशू की सेंसिटिविटी, उसकी इंपॉर्टेंस को हाईलाइट करें ताकि पाकिस्तान में दीगर चाइल्ड प्रोटेक्शन के जो इदारे हैं वो भी अपने डोमेन में इसको शामिल करें। तो अल्लाह का बहुत शुक्र है कि ये रोशनी बड़ी तेज़ी से फैली है और अब तक हम 4968 बच्चे तलाश करके उनके वालिदैन को पहुँचा चुके 2003 से। और ये भी बात अहम है कि पाकिस्तान में नहीं, ना सिर्फ साउथ एशिया में हमारा ये जो नेटवर्क है, ये जो हमारी एक इनोवेटिव अप्रोच है, बहुत ही कामयाब अप्रोच है और बहुत इनोवेटिव कहलाती है। हमारे पास कोई 9000 से ज़ायद वॉलंटियर्स हैं जिसमें कोई 2000 के करीब हमारे साथ जो है वो ट्रांसजेंडर ग्रुप भी कराची में बच्चों की ट्रांसजेंडर भी हेल्प आउट कर रहे हैं आपको बच्चों की बाजियाबी से मुताल्लिक। बिल्कुल, उनका जज्बा तो आम लोगों से ज़्यादा होता है बच्चों की तलाश का। तो ये एक बड़ी इनोवेटिव अप्रोच है, इनोवेटिव नेटवर्क है जिसकी पजीराई साउथ एशिया लेवल तक हो चुकी है। और ये पाकिस्तान की पहली हेल्पलाइन है 1138 जो कि फोकसली गुमशुदा बच्चों की तलाश पे काम कर रही है। सही सर, मैं आपसे जानना ही चाहूँगा, फॉर एग्जांपल किसी का बच्चा लापता है और पुलिस ताउन नहीं कर रही, फिर रोशनी हेल्पलाइन किस तरह से ताउन करती है, अदालत में किस तरह से आप जाके केस को प्रेजेंट करते हैं, किस तरह से मैकेनिज्म होता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेसिकली रोशनी हेल्पलाइन शुरू से काम कर रही थी। ये मेरे पास 2012 में आए और उन्होंने मुझे बताया कि बच्चे गुमशुदा हो जाते हैं, इनके लिए FIR पुलिस लॉन्च नहीं करती। तो ये जो FIR के लिए फिर हमें वही डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाना पड़ता है सेशन में, और 22 से 22B की जो आपने सुना होगा वो एप्लीकेशन देकर फिर वो FIR लॉन्च करें। उस वक्त हमने ये तय किया कि क्यों ना इसको इज्तिमाई काम बना के एक पिटीशन दाखिल की जाए और हाई कोर्ट से एक ऑर्डर लिया जाए। तो हमने एक पिटीशन दाखिल की जो 775 और 2012 है, जिसकी वजह से बहुत से बच्चे बाजियाब हुए। बेसिकली मकसद ये है कि हमारे यहाँ जो थाने में जो लोग, आपको पता है हमारे यहाँ 75% जो है इलिटरेसी है। लिटरेसी रेट 25-27% आता है, जिनमें वो लोग भी हैं जो अपना नाम लिख लेते हैं। अब जब एक आदमी जाता है थाने में और जाके कहता है मेरा बच्चा खो गया है, गुमशुदा है, तो थाने वाले को चाहिए कि फ़ौरन उस पर अमल दरामद करते हुए उसको FIR लॉन्च करे। वो FIR लॉन्च करने के बजाय उसको नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस करके रोजनामचे में एंट्री कर देते हैं। रोजनामचा एंट्री और FIR दो अलग चीज़ें हैं। रोजनामचा एंट्री करके छोड़ दिया जिस पे तहकीकात नहीं होती, या अगर कभी जाके वो मजिस्ट्रेट से परमिशन लेकर अगर तहकीकात करे तो बात अलग है, लेकिन वो तहकीकात नहीं होती। और FIR अगर हो जाती तो बर वक्त बच्चा गिरफ्तार, वो जो बंदा है गिरफ्तार होता और बच्चा बाजियाब हो जाता। यानी अगर ये कहा जाए तो सहाफ़ी भी अपना काम कर रहे हैं, हद तो ये है कि ख्वाजा सरा भी आगे आके अपना काम कर रहे हैं, एरिया पुलिस नहीं कर रही। आपने अभी बताया था नहीं, इशू ये है एरिया पुलिस अपनी जगह काम कर रही है, थाने काम कर रहे हैं, लेकिन इशू ये है कि गुमशुदा जैसे हमने आपसे कहा कि हम इस इशू की इसको कॉग्निजेबल इशू डिक्लेयर कराने के लिए हमारी कैंपेन है। देखें, पुलिस को ये समझने की ज़रूरत है, जो डेस्क पे बैठा हुआ रिपोर्टर उसको ये समझने की ज़रूरत है कि जिसका बच्चा गुम हो जाता है उसको कॉग्निजेबल ऑफेंस के तहत ट्रीट किया जाए। बदकिस्मती से हमारे मुल्क में अलमिया ये है कि इसको कॉग्निजेबल ऑफेंस नहीं समझा जाता और फौरी तौर पर तफ्तीश का अमल शुरू नहीं किया जाता। 364A वाज़े तौर पर कह रहा है किडनैप्ड। अब हमने बहुत दफ़ा इसको हम लेकर सुप्रीम कोर्ट तक गए हैं इस इशू को कि ये जो मिसिंग को भी 364A में ऐड किया जाए, वर्ड को मिसिंग को, यानी बच्चा खो गया। अब देखें, बड़ी इंपॉर्टेंट सी चीज़ है, अगर कोई इंसान थाने तक जाता है और ये कह कर फरियाद करता है कि मेरा बच्चा खो गया, तो थाने वाले को अज्यूम करना चाहिए कि बच्चा खोया है नहीं है, ये किडनैप हो गया है, और उसको 364A पे फौरन FIR लॉन्च करके इसकी कार्रवाई शुरू करनी चाहिए। और ये जो एक ख्याल है कि बच्चे नाराज होते हैं तो घर से चले जाते हैं, माँ बाप से नाराज होते हैं। देखिए, अगर नाराज होके भी गया है, व्हाटएवर द सर्कमस्टांसेस, कोई भी सर्कमस्टांसेस है, पुलिस की जिम्मेदारी है कि उसको रिकवर करके वो बच्चे को उसके घर तक पहुंचाए। और अगर कोई मसला है माँ बाप का और बच्चों के दरमियान, तो उसके लिए आपके पास मौजूद है चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो। बहुत ज्यादा बार होता है। एक माइंडसेट भी बना हुआ है थाने का, वो ये है कि अगर ज़्यादातर हमारे एक्सपीरियंस में बात आई है, जो कि हम अब पुलिस के साथ, चूँकि हमारा कराची पुलिस के साथ काम है, हम काम कर रहे हैं, ट्रेनिंग्स भी करवा रहे हैं, और ये माइंडसेट चेंज होता जा रहा है। सही माइंडसेट ये है कि अगर 12, 13, 10 साल की लड़की का कोई केस गया है तो वो ये होगा कि जी इस पे FIR ना करें, कुछ दिनों बाद ये बिल्कुल एक रोल रहा है, ये रवैया रहा है, ये नहीं होना चाहिए। लेकिन मैं कमिंग बैक टू द थिंग, ये जो आपने कहा था कि ट्रांसजेंडर एक अहम रोल अदा कर रहे हैं, किस तरीके से, कुछ एक्सप्लेन करें इसको। देखें, ये हमारा जो नेटवर्क है, जो हम कहते हैं कि रोशनी हेल्पलाइन 1138 के पास एक इनोवेटिव अप्रोच है बच्चों की तलाश के लिए,
वो क्या है, हमारे पास कोई जादू का चिराग तो है नहीं। हमने जब ये आइडिया, मैंने खुद, जब मैं इसका फाउंडर हूँ, तो मैंने जब ये आइडिया बनाया था कि अगर बच्चा गुम हो जाता है, देखिए ना, मिसिंग की डेफिनेशन क्या है? क्लियर डेफिनेशन है कि जो भी बच्चा अपने वालिदैन से राब्ते में नहीं है वो मिसिंग है। अब अगर वो मिसिंग है तो उसकी तलाश के लिए जब तक फौरी काम नहीं शुरू किया जाएगा उसकी बाजियाबी अमल में नहीं आ सकती और उसकी स्विफ्ट रिकवरी नहीं हो सकती। तो ये नेटवर्क मैंने डेवलप किया कि रोड वेंडर्स के ऊपर ऐसी फोर्सेस को तलाश किया जो वॉलंटियरली हमें सपोर्ट कर सके। तो उसमें सबसे ज़्यादा नुमाया जो हमारे पास जो एक सपोर्ट थी वो ट्रांसजेंडर की, जो गलियों कूचों सिग्नलों पर मौजूद शेयर कर पाएं किस तरीके से उन्होंने रोल अदा किया ट्रांसजेंडर ने किसी की बाजियाबी के लिए? देखिए, हमारे साथ जो ट्रांसजेंडर जुड़े हुए हैं वो बाकायदा एक सिस्टमेटिकली तरीके से जुड़े हुए हैं। फ़र्ज़ करें कि अगर फ़र्ज़ करें फॉर एग्जांपल, अगर हमें पता चलता है कि जौहर के फलां ब्लॉक से एक बच्चा कोई गुम है, तो हम ये करते हैं कि हमारे पास सारा डेटाबेस में ये रिकॉर्ड होता है सिस्टम। अगर ब्लॉक 2 से गुम है गुलिस्तान जौहर से, तो हमारे डेटाबेस में हम फौरी तौर पे वहाँ के ट्रांसजेंडर और यूथ ग्रुप्स को हम निकालेंगे और उसका पंफलेट हम 2 घंटे के अंदर बच्चे का पंफलेट रेडी कर देते हैं। सही। वो फिर उनको ट्रांसफ़र कर देंगे, उनको ये बताएंगे कि ये बच्चा इन सर्कमस्टेंसेस में गुम हुआ हुआ है, फिर वो हमें इतला करते हैं। उनको सिर्फ इतला करने तक की ट्रेनिंग दी गई है, उनको एक्शन में जाने को मना किया हुआ हमने। ठीक है। वो सिर्फ हमें इतला करते हैं, फिर हम पुलिस के साथ, अगर पुलिस का इन्वॉल्वमेंट चाहिए होता पुलिस को इन्वॉल्व करके फिर उसको रेस्क्यू करते हैं या निकालते हैं उस बच्चे को। सही। डिफरेंट केसेस रिपोर्टर सर, मैं जानना चाहता आपसे वो 11 साल हसनैन का केस, इसमें क्या हुआ था? 30 सेकंड से आप जल्दी से बताइएगा। इसमें ये है कि कोर्ट ने उस दिन हमारे यहाँ चल रही थी स्ट्राइक्स ना, तो मैं ऑनरेबल जस्टिस नेमतुल्लाह पलपोटो साहब और ऑनरेबल जस्टिस के आगा साहब का बहुत शुक्रगुजार हूँ। और मैं इस प्रोग्राम के तवज्जुह से ये बताना चाहता हूँ कि कोर्ट ने बहुत इस केस को, जो मिसिंग चिल्ड्रन के उसको सेंसिटिव समझते हुए, खुद इंटरेस्ट लेते हुए इतने ज़बरदस्त किस्म के ऑर्डर्स पास किए हैं, जिसकी वजह से आज मैं समझता हूं कि जो बच्चों का जो अगवा होने वाला रेशो है वो बहुत नीचे आ गया। हसनैन को अगवा किया गया था, वो खुद गया था बेसिकली। अगर जल्दी से बताएं, हाँ या ना? अगवा है वो अगवा ही है, वो अगवा। बहुत क्योंकि कोर्ट ने इसको डिसाइड, अपनी कोर्ट ने खुद इंटरोगेट किया और वो पेरेंट्स ने कुछ और मौक़िफ़ दिया था, बच्चे का मौक़िफ़ कुछ और था। बहुत शुक्रिया, आप लोग हमारे साथ थे। कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।